इस कहानी की शुरुआत होती है शॉन्तियान कॉन्टिनेंट के स्टार स्पिरिट सेक्ट से। यहाँ माउंटेन गेट के बाहर काफी सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं। एक यूथ अपनी आंखें खोलता है और कहता है, ये मैं कहाँ हूँ। तभी अचानक उसके सिर में दर्द होता है और उसके माइंड में काफी सारी मेमोरीज अपीयर होती हैं। वो सोचता है, मैं तो घर बैठ के गेम्स खेल रहा था। अगले ही सेकंड उसे इस बॉडी की मेमोरीज याद आती और वो सोचता है, क्या मैं ट्रांसमाइग्रेट हो गया हूँ। ये श्वांतियान कॉन्टिनेंट है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे मार्शल आर्ट्स ही सब कुछ है। कई लोग ये सपना देखते हैं कि वो एक मार्शल आर्ट सेक्ट ज्वाइन कर पाएं, चाहे फिर वो एक न्यूली एस्टैब्लिश्ड सेक्ट ही क्यों ना हो। कई लोग फिर भी ज्वाइन करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। स्टार स्पिरिट सेक्ट एक न्यूली एस्टैब्लिश्ड सेक्ट है जिसके लीडर की ताकत का भी कुछ मालूम नहीं। स्टार स्पिरिट सेक्ट आज के दिन नए डिसाइपल्स रिक्रूट कर रहा है। एमसी सोचता है कि ट्रांसमाइग्रेशन के दौरान ना मुझे कोई चीट स्किल मिली और ना ही कोई स्पेशल पावर। लगता है मुझे कुछ साल वेट करना पड़ेगा अपनी पावर्स आने तक। तभी कुछ लोग दौड़ के मेरे आसपास से निकलते हैं और कहते हैं, कोई आ रहा है वहाँ से, चलो देखते हैं। तभी दो येलो कलर की स्पिरिचुअल बीम्स सेक्ट गेट के सामने लैंड करती हैं। डस्ट क्लाउड के बीच में हमें एक फीमेल कल्टीवेटर की लोअर बॉडी नज़र आती है। ये लेडी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। मेरा नाम लुओ च्यानशुए है और मैं स्टार स्पिरिट सेक्ट की सेक्ट लीडर। इस टेस्ट के दौरान ना ही तुम्हारी एज, टैलेंट या कल्टीवेशन टेस्ट की जाएगी। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और सेक्ट लीडर की तारीफ करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी सेक्ट लीडर की ब्यूटी से इम्प्रेस होता है। लुवो चानशुआ कहती है कि हमारे सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है। जो भी 1 घंटे के अंदर 10,000 स्पिरिट स्टोन्स प्रोवाइड करेगा वो सेक्ट ज्वाइन कर सकता है। ये सुनकर कैंडिडेट्स के तोते उड़ गए। ये कैसा मजाक है। मेरी पूरी फैमिली के एक मंथ का खर्चा सिर्फ एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन है और तुम सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए 10,000 स्पिरिट स्टोन्स मांग रहे हो। अगर हमारे पास इतने स्पिरिट स्टोन्स होते तो हम यहाँ आते ही क्यों। ये स्टार स्पिरिट सेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्कैमर्स से भरा हुआ है। एमसी कहता है कि ये खून चूसने वाले बिजनेसमैन इस फैंटेसी वर्ल्ड में भी भरे पड़े हैं। सब लोग यहाँ से वापस जाने लगते हैं। एमसी कहता है कि कोई बेवकूफ़ी होगा जो ऐसे सेक्ट को ज्वाइन करेगा। तभी डिंग आवाज़ सुनाई देती है, द इनविंसिबल बिग स्पेंडर सिस्टम हैज़ बीन एक्टिवेटेड। ये देखकर एमसी काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। मैंने सोचा था मुझे कुछ साल वेट करना पड़ेगा। खैर छोड़ो, लेकिन ये इनविंसिबल बिग स्पेंडर सिस्टम है क्या आखिर। डिंग तभी सिस्टम बाबा प्रकट होता है। डियर होस्ट, ये सिस्टम तुम्हें मनी स्पेंड करने के बदले में स्ट्रॉन्ग बनाएगा। हमें सिस्टम पैनल दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन शो करता है। एमसी का नाम यीफांग है और वो 18 साल का है। सिस्टम साउंड आती है, डिंग। ये सिस्टम तुम्हें अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्पिरिट स्टोन्स प्रोवाइड करेगा। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि इस वर्ल्ड की करंट करेंसी इमॉर्टल स्पिरिट क्रिस्टल्स हैं। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि बहुत कम मनी वेस्ट करना बिग स्पेंडिंग में नहीं आता, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मनी वेस्ट करना भी एक बेवकूफ़ी भरा काम है। सिस्टम पॉइंट्स सिर्फ अप्रोप्रिएट मनी स्पेंडिंग पे ही रिवॉर्ड होंगे। तुम रैंडम सिस्टम मिशंस कंप्लीट करके भी पॉइंट्स अर्न कर सकते हो। डेली लाइफ में मनी स्पेंड करने पर भी पॉइंट्स अर्न या डिडक्ट हो सकते हैं। बिग स्पेंडर पॉइंट्स को यूज़ किया जा सकता है टू इम्प्रूव वंस कल्टीवेशन, मार्शल आर्ट्स प्रोफिशेंसी, एक्सट्रैक्ट एबिलिटीज़ और इवन कुछ स्पेशल आइटम्स भी ऑब्टेन की जा सकती हैं। यीफांग सोचता है, लगता है मुझे मनी वाइजली स्पेंड करनी होगी। मैं अमीर हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं। डिंग तभी सिस्टम अपना मिशन इशू करता है और होस्ट को स्टार स्पिरिट सेक्ट ज्वाइन करने को कहता है। मिशन कंप्लीट करने पर 100 पॉइंट्स अवॉर्ड होंगे, वरना 100 पॉइंट्स डिडक्ट होंगे। सेक्ट लीडर के बगल में बैठा ओल्ड मैन कहता है, यंग लेडी, आपने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि कोई भी डिसाइपल ज्वाइन न कर पाए। लुओ चानचुए जवाब देती है कि ये डिसाइपल्स अपनी मर्जी से ज्वाइन नहीं करना चाहते। अगर मेरे पिताजी को ये पता लग भी जाता है तो वो कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। वो सोचती है कि मेरे पिताजी ने पता नहीं क्या सोच के मुझे यहाँ पे एक सेक्ट खोलने को कहा था। ये सब करने से क्लियरली मेरी कल्टीवेशन प्रोग्रेस डिले हो रही है। लेकिन मेरे पिताजी ये नहीं जानते कि मैं पिछली ज़िंदगी में एवरलास्टिंग श्राइन सेक्ट की सेंटेस थी। एक साजिश की वजह से मैंने दोबारा जन्म लिया है। मेरे लिए सिर्फ असेंशन मैटर करती है। मुझे बिना रुके कल्टीवेट करना होगा। लुओ चानशुए सोचती है कि जब मैं असेंड करूंगी और अपर रियल में लौटूंगी, सबसे पहले मैं ये सब अपनी मास्टर को बताऊंगी। और अगर मैंने अपने हाथों से इन सब लोगों को ठिकाने ना लगाया तो मेरा नाम भी लुओ चानशुए नहीं। लुओ चानशुए एल्डर बाई से कहती है कि चलो वापस चलते हैं। वैसे भी कोई भी डिसाइपल हमें 10,000 स्पिरिट स्टोन्स तो नहीं देने वाला।
तभी यीफांग कहता है, सेक्ट लीडर, क्योंकि हमारा सेक्ट अभी अभी एस्टेब्लिश हुआ है तो आपको ज़रूर पैसों की कमी होगी। ये डिसाइपल खुशी खुशी 1 लाख लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन प्रोवाइड करने को तैयार है। ये सुनकर लुवो चेंशुए सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। एल्डर बाय पूछता है, क्या तुम कह रहे हो कि तुम हमें 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स देने के लिए तैयार हो? एमसी आंख बंद करके मुस्कुराता है और अपना प्रीवियस कमेंट याद करता है और फिर डिसाइसिवली हाँ कहता है। एमसी सोचता है कि लगता है वो बेवकूफ़ और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। स्पिरिट स्टोन से भरी एक स्पेशल रिंग निकालता है और उसे लुवो चंशुए की तरफ फेंकता है। लुवो चंशुए उस रिंग को एग्जामिन करती है और उसमें 1 लाख स्पिरिट स्टोन देख के हैरान हो जाती है। लुवो चंशुए अपने सिर पे हाथ रख के सोचती है, हमने ऐसा क्रेजी डिसाइपल कैसे रिक्रूट कर लिया आखिर। लुवो चंशुए एमसी को डिसवेड करने की कोशिश करती है और कहती है कि हमारे सेक्ट में तुम्हारे रहने लायक कोई जगह नहीं, क्या तुम फिर भी हमारा सेक्ट ज्वाइन करना चाहते हो? ये सुनकर एमसी एक रिच टाइकून की तरह कहता है, सेक्ट लीडर आप चिंता ना करें, ये डिसाइपल कुछ लोगों को हायर करके अपने लिए एक रेजिडेंस बनवा लेगा। फिर लुओ चंशुए एक स्मग फेस बना के एमसी से कहती है, हम बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं और हमारे पास तुम्हें देने के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं है। ये सुनकर एमसी डिस्करेज होने की बजाय चीयरफुल टोन में ये कहता है, सेक्ट लीडर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, अगर आपके पास कल्टीवेशन रिसोर्सेज की कमी है तो मैं सारे रिसोर्सेज खुद प्रोवाइड करूंगा। एमसी सर खुजाते हुए सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये परियों की तरह दिखने वाली सेक्ट लीडर बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं सेक्ट ज्वाइन करूं। लुओ चेंशुए इरिटेशन से अपनी फिस्ट क्लेंच करके सोचती है, आखिर ये लूनेटिक आया कहाँ से? मैंने इतना सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन ये फिर भी हमारा सेक्ट ज्वाइन करना चाहता है। लुओ चेंशुए अपने इनर थॉट्स में एमसी को कहती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आती कि मैं नहीं चाहती कि तुम हमारा सेक्ट ज्वाइन करो? लेकिन रियलिटी में वो अपने आप को कंपोज करती है और कहती है, मैं तुम्हें ये पहले ही बता देती हूँ कि अगर तुम हमारा सेक्ट ज्वाइन भी कर लेते हो तो भी मैं तुम्हें तुम्हारी कल्टीवेशन में गाइड नहीं करूँगी, यहाँ पे तुम ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाओगे। ये सुनकर एमसी अचानक से कहता है, क्या? और वो फिर सोच में पड़ जाता है। ये सुनकर लो चंचुआ एक स्मग स्माइल देती है, सोचती है हा हा हा, ये हेजिटेट कर रहा है। जैसा मैंने सोचा था, इतना सब कुछ सुनने के बाद तो कोई भी डर के मारे यहाँ से भाग ही जाएगा। अगले ही पल एमसी मुस्कुराते हुए कहता है, सेक्ट लीडर आप फिक्र न करें, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनकर लुओ चंशुए का मुंह शॉक में नीला पड़ जाता है। एमसी खुश होकर सोचता है कि इस तरह से मैं अपना मिशन भी कंप्लीट कर लूंगा और मेरे ऊपर कोई रुकावट भी नहीं होगी। ऐसी डील मुझे और कहाँ मिल सकती है। ये सब सुन के लुओ चंशुए थक हार के अपने घुटनों पर गिर जाती है और एल्डर बाय उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। सब कुछ हो जाने के बाद अब लुओ चंशुए का दिमाग ये प्रोसेस नहीं कर पाता कि ये बंदा खुश क्यों है इन कंडीशंस में हमारा सेक्ट ज्वाइन करने पे। लुओ चंशुए सोचती है कि इस अनोइंग इंसान को जरूर हेवंस ने मुझे टॉर्चर करने के लिए भेजा होगा। वो गुस्से में अपनी तलवार निकाल के अटैक करने वाली होती है। अभी एल्डर बाय उसके पैरों में पड़ के जैसे कैसे उसे शांत करने की कोशिश करता है। ये सब कुछ देख के हमारा मेन कैरेक्टर टोटली कंफ्यूज होता है। लुओ चंशुए फाइनली यीफांग को एज अ डिसाइपल एक्सेप्ट करती है इनटू द स्टार स्पिरिट सेक्ट। डिंग सिस्टम पैनल अपीयर होता है। डियर यूजर, आपने अपना मिशन कंप्लीट किया है। एज अ रिवॉर्ड आपको 100 बिग स्पेंडिंग पॉइंट्स अवार्ड किए जाते हैं। सिस्टम यीफांग को कॉन्ग्रेचुलेट करता है 1 लाख लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स रीजनेबली स्पेंड करने पे और एडिशनल 100 पॉइंट्स अवार्ड करता है। एमसी ये पॉइंट्स मिलने पर काफ़ी खुश हो जाता है, सोचता है ऑल्दो मुझे इन पॉइंट्स के यूजेस के बारे में अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी पॉइंट्स होना पॉइंट्स ना होने से काफ़ी बेहतर है। यीफांग सिस्टम से पूछता है, अगर मेरे पास कोई बिग स्पेंडिंग मिशन ना हो तो मैं पॉइंट्स कैसे अर्न करूं? डिंग सिस्टम जवाब देता है, होस्ट अदर बिग स्पेंडिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके पॉइंट्स अर्न कर सकता है। यीफांग जल्दी जल्दी से सेक्ट लीडर के पास जाता है और पूछता है, सेक्ट लीडर क्योंकि हमारे सेक्ट में मैं इकलौता डिसाइपल हूँ, क्या इसका मतलब ये है कि मैं आपका डायरेक्ट डिसाइपल हूँ? लुओ चंचुए जवाब देती है, ऐसा नहीं है, हमारा सेक्ट डायरेक्ट डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं करता है। लुओ चंचुए सोचती है कि ऑल्दो मैंने कह तो दिया कि मैं डिसाइपल्स की कल्टीवेशन का ख्याल नहीं रखूंगी, लेकिन मैंने अपने पिताजी से ये वादा किया था कि मैं उनकी कल्टीवेशन ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगी। लगता है कि ये मेरा डायरेक्ट डिसाइपल बनना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। यीफंग कहता है, सेक्ट लीडर अब बस प्राइस बताइए, मैं काफ़ी रिच हूँ, प्राइस का कोई इशू नहीं। ये सुनकर एल्डर बाय और लुओ चंशुए हैरान हो जाते हैं। अब तुम इवन डायरेक्ट डिसाइपल की पोजीशन भी खरीदना चाहते हो?
लुओ चंचवे मुस्कुरा के कहती है, इंटरेस्टिंग। अगर तुम 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन प्रोवाइड करते हो तो मैं एक एक्सेप्शन बना के तुम्हें अपना डायरेक्ट डिसाइपल बना लूंगी। यीफंग ये सुन के कहता है, व्हाट? कुछ देर तक माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है, सिर्फ हवाओं के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। एमसी सरप्राइज होकर कहता है, तुमने क्या कहा? लुओ चंचुए एक स्मग लुक बनाती है और हंसते हुए सोचती है, हा हा हा, अब वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया? हम यहाँ पे 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की बात कर रहे हैं। इवन एक थर्ड रेट सेक्ट भी इतने स्पिरिट स्टोन प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो तुम्हारे जैसा मॉडल कहाँ से लाएगा? यीफंग तभी सेक्ट लीडर की सारी फैंटेसी शैटर कर देता है और पूछता है, बस इतना ही? एमसी अपनी जेब में हाथ डालता है और वहां से एक स्टोरेज रिंग निकालता है और खुशी खुशी कहता है, सेक्ट लीडर, ये रहे आपके 5 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। ये बाकी के 4 लाख स्पिरिट स्टोन्स मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैं। एमसी मनी मन सोचता है कि मैं तो एक जीनियस हूँ मनी वेस्ट करने में। मैं डायरेक्ट डिसाइपल बनने का ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर यूज़र, आपने फिर से राइट अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया है और आपको 200 बिग स्पेंडर पॉइंट्स अवार्ड किए जाते हैं। 5 लाख हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन्स देखकर लुओ चंचुआ दंग रह जाती है। लुओ चंचुए सोचती है कि इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स लेकर अगर तुम किसी थर्ड रेट सेक्ट में चले जाओ तो इवन वहाँ का सेक्ट लीडर हिमसेल्फ तुम्हें अपना एंसेस्टर बना लेगा। तो चंचुए फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखें बंद कर देती है और कहती है, सिंस मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था तो आज से तुम मेरे डायरेक्ट डिसाइपल हो। लुओ चंचुए एमसी की तरफ हाथ बढ़ाकर कहती है, ये डी ब्लैक सॉर्ड हमारी फर्स्ट मीटिंग पे तुम्हारे मास्टर की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। लुओ चंचुए सोचती है कि अगर इस वाकये की खबर फैलती है तो मेरी रेपुटेशन की तो टोटली वाट लगने वाली है। वो अपने सिर पे हाथ रख के इमेजिन करती है कि लोग किस किस तरह की बातें करेंगे मेरे बारे में। एमसी गिफ्ट एक्सेप्ट करने ही वाला होता है कि तभी डिंग सिस्टम की आवाज़ सुनाई देती है। होस्ट एक इनविंसिबल बिग स्पेंडर है, वो भला दूसरों की चीज़ कैसे ले सकता है? डिंग, होस्ट के अकाउंट से 20 बिग स्पेंडर पॉइंट्स डिडक्ट किए जाते हैं। अगर होस्ट आइटम रिटर्न कर देता है तो पॉइंट्स भी रिफंड कर दिए जाएंगे। एमसी सोचता है कि ये सिस्टम इन छोटी छोटी डिटेल्स का कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ध्यान रखता है। यी फंग घुटनों पर बैठकर उस सॉर्ड को सेक्ट लीडर की तरफ रिटर्न करता है। रुओ चेंशुए एमसी से पूछती है कि इसका क्या मतलब है। यी फंग की आंखें तारों की तरह चमकने लगती हैं और वो कहता है, मास्टर, मैं इस स्वॉर्ड को डिजर्व नहीं करता। अगर आप इसके बावजूद भी मुझे ये स्वॉर्ड देना चाहती हैं तो प्लीज़ इसकी कीमत बताएं। ये सुनकर लुओ चंचुए उस स्वॉर्ड को वापस ले लेती है और कहती है, जस्ट बिकॉज तुम अमीर हो इसका मतलब ये नहीं कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। अगर तुम अपने टीचर का गिफ्ट तक एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर ऐसा ही सही। लुओ चंचुए सोचती है कि ये डिसाइपल ज़्यादा अक्लमंद नहीं लगता। ये डी ब्लैक सॉर्ड एक 7th रैंक का स्पिरिचुअल वेपन है, लेकिन इसने फिर भी मुझे ये वापस लौटा दिया। इसके बाद लुओ चंचुए वहाँ से जंप करके इरिटेशन में वहाँ से चली जाती है। यी फंग कहता है, एल्डर बॉय, सेक्ट लीडर दिमाग की ज़्यादा तेज़ नहीं लगती। मैं खुद मनी ऑफर कर रहा हूँ लेकिन वो फ़ायदा नहीं उठा रही। एल्डर बॉय हंसता है और कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम ऐसी बातें ना करो, क्या पता सेक्ट लीडर तुम्हें अभी भी सुन सकती हो। एल्डर बॉय अंदर ही अंदर सोचता है कि एक आम इंसान के पास इतनी ज़्यादा दौलत कैसे हो सकती है। खैर छोड़ो, हमारी सेक्ट लीडर का माइंड एक स्थिर तालाब की तरह है, उनकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आना उनके लिए अच्छा रहेगा। एल्डर बॉय यीफंग से कहता है, चलो मैं तुम्हें हमारे सेक्ट में ले चलता हूँ। एल्डर बॉय और एमसी फ्लाइंग सॉर्ड पर बैठकर सेक्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में एमसी बोर हो जाता है तो वो अगल बगल से उड़ने वाले परिंदे गिनना शुरू कर देता है। 33 बर्ड काउंट करता है और सोचता है ये कितना बोरिंग है। चलो सिस्टम से पूछते हैं कि आखिर ये पॉइंट्स हैं किस काम के। एमसी सिस्टम पैनल ओपन करता है और ये पाता है कि उसके पास टोटल 400 बिग स्पेंडर पॉइंट्स कलेक्ट हुए होते हैं। सिस्टम एक्सप्लेन करता है, शांतियन कॉन्टिनेंट में कल्टीवेशन 9 मेजर रेल्म्स में डिवाइडेड है। स्पिरिचुअल सी रेल्म, ची गैदरिंग रेल्म, स्पिरिट फ्यूजन रेल्म, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म, सोल फॉर्मेशन रेल्म। इसके बाद एमेथिस्ट पैलेस रेल्म, प्राइमोर्डियल सोल रेल्म, वॉइड रेल्म और ट्रांसेंडिंग ट्रिब्यूलेशन रेल्म। हर मेजर रेल्म 9 माइनर लेवल्स में डिवाइडेड है। स्पिरिचुअल सी रेल्म के हर माइनर लेवल को अपग्रेड करने के लिए 10 बिग स्पेंडर पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं।
ची गैदरिंग रियल्म में हर माइनर लेवल के लिए 100 बिग पॉइंट्स कंज्यूम होंगे और स्पिरिट फ्यूजन रियल्म में हर माइनर लेवल के लिए 1000 बिग पॉइंट्स कंज्यूम होंगे। ये सुनकर अमसी सोचता है कि कल्टीवेशन रियल्म अपग्रेड करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा बिग स्पेंडर पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तभी सिस्टम बिग स्पेंडर डिपार्टमेंट स्टोर इंट्रोड्यूस करता है। इस स्टोर में पॉइंट्स एक्सचेंज किए जा सकते हैं अलग अलग तरह की आइटम्स के लिए। एमसी धीमी आवाज़ में जो भी स्टोर में लिखा है वो रिपीट करता है। एमसी सोचता है कि ये आइटम्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन अगर मेरा लक ठीक रहा और मुझे एक 9th ग्रेड स्पिरिट हर्ब मिल जाती है तो कमाल हो जाएगा। उस हर्ब के मिलने का चांस एक्चुअल में सिर्फ 10% है। एमसी सोचता है कि मुझे ये स्पिरिट हर्ब चाहिए तो सही, लेकिन मैं इनका करूँगा क्या। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि होस्ट इन आइटम्स को स्पेशल ओकेजन्स पे यूज करके बिग स्पेंडिंग पॉइंट्स अर्न कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर होस्ट एक हाईएस्ट क्वालिटी 9th ग्रेड पिल परचेज करता है और उसे 9th लेवल अल्केमिस्ट के सामने पैरों के नीचे मसल देता है तो इस एक्टिविटी को बिग स्पेंडिंग एक्टिविटी कंसिडर किया जा सकता है। यीफंग सोचता है कि अगर मैंने इस तरह से शो ऑफ किया तो लोग मेरी बुरी तरीके से पिटाई कर देंगे। बेहतर होगा कि मैं इन पॉइंट्स से अपनी कल्टीवेशन इंप्रूव करूं। सिस्टम स्पेंड 90 पॉइंट्स और मेरी कल्टीवेशन को डायरेक्टली इंप्रूव करो टू द 9th लेवल ऑफ स्पिरिचुअल सी रियल्म। आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एमसी की तरफ गैदर होने लगती है। ये देखकर एल्डर बॉय हैरान हो जाता है और कहता है ये लड़का अपनी स्पिरिचुअल सी ओपन करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद एल्डर बॉय अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को रोक लेता है। वो एमसी की कंडीशन ऑब्जर्व करता है और कहता है ये कैसे हो सकता है। एल्डर बॉय का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि एमसी की स्पिरिचुअल सी का साइज नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा था। वो कहता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरह का जीनियस कभी नहीं देखा। एमसी लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा होता है। एमसी अपनी कॉन्शसनेस की दुनिया में जागता है और ज़ोर से अपनी सांस बाहर छोड़ता है। ये फंग सोचता है ये क्या हो रहा है, क्या इतना टाइम लगता है स्पिरिचुअल सी ओपन करने में। एमसी यॉन करता है और सोचता है कि अब और कितना वक्त लग जाएगा। एल्डर बॉय ऑब्जर्व करता है कि एमसी की स्पिरिचुअल एनर्जी और स्ट्रांग हो गई। ये कैसे मुमकिन है? क्या ये कोशिश कर रहा है सेकेंड लेयर ऑफ स्पिरिचुअल सी रियल में ब्रेक थ्रू करने की? हमें ये बताया जाता है कि स्पिरिचुअल सी ओपन करने की प्रोसेस कल्टीवेशन की बुनियाद की तरह है, इसलिए ये प्रोसेस हर कल्टीवेटर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। नॉर्मली एक कल्टीवेटर इस स्टेप को किसी क्वाइट एनवायरनमेंट में लेता है। इसके साथ साथ पिल्स की हेल्प भी ली जाती है और नॉर्मली स्पिरिचुअल सी ओपन करने के बाद कुछ टाइम लिया जाता है उसे स्टेबलाइज करने के लिए। लेकिन ना ही ये लड़का कोई पिल्स यूज़ कर रहा है, ना ही ये स्टेबल एनवायरनमेंट में ब्रेक थ्रू कर रहा है और लेयर बाय लेयर कंटिन्यूसली ब्रेक थ्रू कर रहा है। आखिर ये हो कैसे सकता है? यी फंग शांति से अपनी आंखें बंद करके स्पिरिचुअल एनर्जी कंटिन्यूसली अब्जॉर्ब करते रहता है। एल्डर बॉय के पसीने छूट जाते हैं ये देखकर कि एमसी ऑलरेडी थर्ड लेयर ऑफ स्पिरिचुअल सी रियल्म में पहुंच चुका है। अगले ही पल एमसी फोर्थ लेयर ऑफ स्पिरिचुअल रियल्म में एंटर करता है। नेक्स्ट सेकेंड वो फिफ्थ लेयर में पहुंच जाता है। एमसी लगातार सिक्स्थ, सेवन्थ और फिर एट्थ लेयर ऑफ स्पिरिचुअल सी रियल्म को क्रॉस करता है और फाइनली 9th लेयर रीच करता है। ये देखकर एल्डर बॉय इतना शॉक होता है कि उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ के चली जाती है। उसी वक्त एमसी अपनी कॉन्शसनेस रिगेन करता है। यी फंग अपनी उंगलियों पे कैलकुलेट करता है और कहता है अनएक्सपेक्टेडली मुझे 10 मिनट लग गए ये सब कंप्लीट करने में। मुझे लगा था कि एक ही झटके में मैं ये सब कुछ कंप्लीट कर लूँगा। यी फंग एल्डर बॉय से पूछता है अगर मेरी मास्टर को ये पता लग गया कि मैंने 10 मिनट लगा दिए इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में तो क्या वो सोचेंगी कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ। ये सुनकर एल्डर बॉय सोचता है अगर तुम बेकार हो तो फिर मैं क्या हूँ। मैंने कई रिसोर्सेज यूज़ किए थे और 8 महीने मेहनत की थी तब जाके मैं 9th लेवल ऑफ स्पिरिचुअल सी रियल्म में पहुंचा था, और वो भी इसलिए क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग टेक्निक और पावरफुल कल्टीवेटर्स की गाइडेंस थी। एल्डर बॉय एमसी से कहता है अब मुझे समझ आया कि तुम्हें किसी टेक्निक की ज़रूरत क्यों नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक बहुत पावरफुल टेक्निक मौजूद है। ये सुनकर यीफांग कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि टेक्निक? कैसी टेक्निक? मेरे पास कोई टेक्निक नहीं है, ना ही स्पिरिचुअल रूट है। एल्डर बॉय गुस्से में कहता है कि ये नामुमकिन है। एल्डर बॉय अपना हाथ एमसी की तरफ बढ़ाता है और स्पिरिचुअल एनर्जी से एमसी को चेक करना शुरू करता है। वो हैरानी से 2 कदम पीछे ले लेता है और चिल्ला के कहता है तुम्हारे पास सच में कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं है। एमसी नर्वसली कहता है एल्डर बॉय भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा।
एल्डर बाय सोच में पड़ जाता है। अगर ऐसी बात है तो क्या इसने सच में अपनी स्पिरिचुअल सी ओपन की है या फिर कुछ और ही मसला है। चलो तुम्हारे मास्टर के पास जाते हैं और तुम्हारी कंडीशन चेक करवाते हैं। एल्डर बाय सोचता है कि ये मेरी प्रॉब्लम वैसे भी नहीं है, यंग लेडी जाने और उसका डिसाइपल जाने। सीन शिफ्ट होता है सेक्ट हॉल में, जहां लुओ चेंशुए अपनी चेयर पे बैठी होती है। लुओ चेंशुए एल्डर बाय से पूछती है, आपको इतना टाइम कैसे लग गया यहाँ आने में। एल्डर बाय जवाब देता है, यंग लेडी, आपके प्यारे डिसाइपल ने आते वक्त अपनी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर लिया। इतना ही नहीं, इसकी स्पिरिचुअल सी का साइज आपके कंपैरिजन में 20 गुना ज़्यादा है। और तो और इसने डायरेक्टली ब्रेक थ्रू कर दिया 9th लेयर ऑफ स्पिरिचुअल रेल्म में। एक और बात, ये कोई भी स्पिरिचुअल रूट्स पोजेस नहीं करता। ये सुनकर लुओ चंशुए को अपनी कानों पर भरोसा नहीं होता। वो अपनी कुर्सी से जल्दबाजी में उठती है और कहती है, मुझे खुद चेक करने दो। यी फंग को अच्छे से चेक करने पर लुओ चंशुए इस बात को कंफर्म करती है। वो कंफ्यूज होकर एमसी से पूछती है, तुम्हारे पास तो स्पिरिचुअल रूट भी नहीं, तो आखिर तुमने अपनी स्पिरिचुअल सी कैसे ओपन की। एमसी जवाब देने की कोशिश करता है कि तभी बाहर से हंसने की आवाज़ आती है। हा हा हा, फुल मून सेक्ट विजिट करने आया है। स्टार स्पिरिट सेक्ट, बाहर आओ और हमारा वेलकम करो। तुम्हारा स्टार स्पिरिट सेक्ट इतना शेमलेस कैसे हो सकता है। ये कैसा सेक्ट है जहाँ पे एक भी डिसाइपल नहीं। लुओ चंशुए गुस्से में सोचती है, मुझे परेशान करने के लिए मेरा ये अजीबोगरीब डिसाइपल ही काफ़ी था। अब ये नई प्रॉब्लम कहाँ से आ गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कब पीसफुली कल्टीवेट कर पाऊंगी। लुओ चंशुए, एल्डर बाय और यी फांग सेक्ट गेट पर आते हैं। लुओ चंशुए पूछती है, तुम सब यहाँ किस लिए आए हो। फुल मून सेक्ट का कल्टीवेटर पूछता है, क्या तुम सेक्ट लीडर लुओ चंशुए हो। मैंने लोगों से ये सुना है कि अगर कोई तुम्हारा सेक्ट ज्वाइन करना चाहता है तो उसे 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स पे करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ अपने डिसाइपल के साथ आया हूँ तुम्हारे रिसेंटली ज्वाइन डिसाइपल को टेस्ट करने। लुओ चंशुए एमसी की तरफ देखती है और सोचती है, अगर मेरे पास कोई डिसाइपल नहीं होता तो मैं डायरेक्टली इसकी डिमांड रिजेक्ट कर देती। ये चीज़ें इतनी ट्रबलसम क्यों हैं आखिर। तभी उसे ये आइडिया आता है कि अगर ये लोग यीफंग की पिटाई कर दें तो शायद वो ट्रॉमेटाइज होकर हमारा सेक्ट छोड़ दे। लुओ चंशुए एमसी की तरफ देखती है और कहती है, ये लोग दूर से आए हैं, अगर हम इन्हें मना कर दें तो हमारे सेक्ट की रेपुटेशन डैमेज हो जाएगी। 3 ओपोनेंट्स 9th लेयर ऑफ स्पिरिचुअल सी रेल्म में हैं। क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम उन्हें बीट कर सकते हो। एमसी सोचता है, लगता है वो हेवनली थंडर टैलिस्मन्स इस सिचुएशन में काम आएंगे। एमसी पूछता है, मास्टर, क्या मैं लड़ाई में टैलिस्मन्स का यूज़ कर सकता हूँ। लुओ चंशुए हाँ में जवाब देती है। कॉन्फर्मेशन पाने के बाद वो आगे आता है और चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। एमसी हंसते हुए अचानक से कई सारे टैलिस्मन्स निकालना शुरू कर देता है। उन टैलिस्मन से जमीन पे एक ढेर बन जाता है। ये देख के ओपोनेंट्स की आंखें बाहर आ जाती है और वो चिल्ला के कहते हैं, इतने सारे हेवनली थंडर टैलिस्मन्स। हर एक हेवनली थंडर टैलिस्मन की अटैक पावर एक 9th लेयर स्पिरिचुअल रेल्म कल्टीवेटर जितनी है। फुल मून सेक्ट का एल्डर सोचता है कि मैं कितने भी डिसाइपल क्यों ना भेज दूं, इसे हराना इम्पॉसिबल है। एमसी चिल्ला के कहता है, हेवनली थंडर टैलिस्मन एक्सप्लोड। फुल मून सेक्ट डिसाइपल चिल्लाते हैं कि ये कैसी फाइट है। एक डिसाइपल अपने जूनियर ब्रदर को कहता है कि तुम जाओ और उसे रिस्ट्रेन करके रखो। वो जवाब देता है कि सीनियर ब्रदर, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो। यी फंग एक डीमन की तरह हंस रहा होता है और कहता है कि ये सब कितना मज़ेदार है। एल्डर बाय और लुओ चांशुए भी ये देखकर स्पीचलेस हो जाते हैं। एल्डर बाय, लुओ चांशुए और फुल मून सेक्ट का एल्डर तीनों ये सोचते हैं, ये 9th रैंक हेवनली थंडर टैलिस्मन है, हर एक की प्राइस एटलीस्ट 1,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। नॉर्मली सेम रैंक कल्टीवेटर्स के खिलाफ इन्हें एक हिडन कार्ड की तरह यूज़ करना चाहिए था। और एक ये इंसान है जो इनके साथ खेल रहा है और मौज उड़ा रहा है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें काफ़ी सारे धमाके सुनाई देते हैं, जिनका कॉज और कोई नहीं बल्कि एमसी के हेवनली थंडर टैलिस्मन्स हैं। इतने सारे हेवनली थंडर टैलिस्मन्स के सामने ओपोनेंट सेक्ट के डिसाइपल्स की फाइटिंग स्पिरिट लॉस्ट हो जाती है। वो सब पछताने लगते हैं और सोचते हैं कि हम आखिर इस वेल्थी और पावरफुल सेट से पंगा लेने आए ही क्यों थे। ये सब देखकर लुओ चंशुए, जो चाहती थी कि ये लोग एमसी को हराएं, वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील करती है। एमसी अपने हाथ में टैलिस्मन्स लेकर मुस्कुराते हुए लुओ चंशुए की तरफ देखता है। लुओ चंशुए सोचती है, ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस डिसाइपल को लगता है कि मैं उससे डरती हूँ और इसीलिए मैंने उसे इनसे फेस करने के लिए अकेले भेजा है।
नो वे, मुझे इसे दिखाना पड़ेगा कि मैं कितनी कैपेबल हूँ ताकि ये मेरी रिस्पेक्ट करे। सीन कुछ घंटों बाद शिफ्ट होता है, लेकिन एमसी अभी तक टैलिस्मन्स एक्सप्लोर कर रहा होता है नॉन स्टॉप। एमसी इस पूरी प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है और वो मज़ा लेने के लिए जानबूझकर इस फाइट को लंबा खींचता है। एनिमी डिसाइपल्स रोते बिलखते हुए अपने मास्टर के पास जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। उनका मास्टर हक्का बक्का होकर सोचता है, इस स्टार स्पिरिट सेक्ट का बैकग्राउंड इतना ज़्यादा पावरफुल है, लगता है यहाँ आके मैंने खुद अपने हाथों से अपनी कब्र खोदी है। ये सिचुएशन देख के वो जल्दी जल्दी लुओ चंचुए से माफ़ी मांगता है और वहाँ से खिसकने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। लुओ चंचुए अचानक उस तरफ एक शार्प लुक देती है। तुमने हमारे स्टार स्पिरिट सेक्ट को क्या समझ के रखा है, जब चाहो चले आए और जब चाहो चले गए। एनिमी सेक्ट लीडर लुओ चंचुए की प्राइमोर्डियल स्पिरिट रेल्म कल्टीवेशन देखकर हैरान रह जाता है। हमारा सेक्ट लीडर सिर्फ सोल फॉर्मेशन रेल्म की पीक पर है, अगर ये चाहे तो अकेले ही हमारे सेक्ट को नेस्तो नाबूद कर सकती है। लुओ चंचुए उनकी तरफ घूर के कहती है, अगर जीना चाहते हो तो खुद अपनी एक एक बाजू यहीं पे छोड़ के चले जाओ। एनिमीज के पास हाँ करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। अगले ही पल हमें काफ़ी सारी हड्डियां टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। लुओ चंचुए उनसे दफा होने को कहती है और वो लोग चुपचाप चले जाते हैं। एमसी ये देखकर सोचता है, मास्टर सच में एक रूथलेस पर्सन है। लुओ चंचुए एमसी से थंडर टैलिस्मन्स हटाने को कहती है और सोचती है, डैम इट, इस बार मैं इसे यहाँ से नहीं भगा पाई। एमसी हाथ जोड़ के नर्वसली पूछता है, मास्टर क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? लुओ चंचुए पूछती है, किस तरह की हेल्प? एमसी मुस्कुरा के कहता है, मेरे पास अभी भी 9000 ऐसे टैलिस्मन्स बचे हुए हैं, अब मैं इन्हें जस्ट फेंक तो नहीं सकता। ये सुनने पर लुओ चंचुए का ब्रेन ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट होने वाला होता है। वो अपने आप को शांत होने को कहती है और अपनी इमेज बनाए रखने की कोशिश करती है। सिंस मेरे डिसाइबल को इन वैल्यूएबल टैलिस्मन्स की कदर नहीं, तो फिर मैं इनकी कदर क्यों करूं? वो अपने आप को इसे बुरा भला सुनाने से किसी तरह रोक लेती है। वो हाथ बढ़ा के एमसी से ये टैलिस्मन्स मांगती है और सोचती है, लगता है तुम्हारे पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसके बाद दोनों मास्टर और डिसाइपल टैलिस्मन्स वेस्ट करने बैठ जाते हैं। दोनों सीढ़ियों पर बैठकर टैलिस्मन उड़ाते हैं और साथ में गिनती भी करते हैं। लुओ चंचुए को अचानक अपना पास्ट याद आता है, जहाँ पे उसकी जूनियर सिस्टर उसे कल्टीवेशन छोड़ के फायरवर्क्स एंजॉय करने को इनवाइट करती है। उस वक्त लुओ चंचुए मना कहकर कहती है, मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। जूनियर सिस्टर कहती है, हर वक्त कल्टीवेशन करना भी अच्छा नहीं, कभी कभी हमें अपनी लाइफ भी इंजॉय करनी चाहिए। अगर हम बिना लाइफ को एंजॉय किए ही मर जाएं तो हमें काफ़ी रिग्रेट होगा। लुओ चंचुए प्रेजेंट में मुस्कुराती है और कहती है, तुम सही थी, हमारे पास सिर्फ एक ही लाइफ होती है, हमें इसे ज़रूर एंजॉय करना चाहिए। एल्डर बॉय एक डेड फिश की तरह सोया होता है। तभी उसे धमाकों की आवाज़ नींद से जगा देती है। वो जागते ही आजू बाजू देखता है और सोचता है, क्या दुश्मनों ने हमला कर दिया हम पे? अच्छी तरह से सुनने पर वो समझ जाता है कि ये आवाज़ हेवनली थंडर टैलिस्मन्स की है। एल्डर बॉय बाहर आके एमसी और लुओ चंचुए को देखता है और कहता है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? एमसी एल्डर बॉय को इन्हें ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। लुओ चंचुए ग्रेसफुली टैलिस्मन्स फेंकते हुए कहती है, हम बस इन हेवनली थंडर टैलिस्मन्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यीफंग कहता है, एल्डर बॉय आइए बैठ जाइए, हम साथ में मिलकर इन टैलिस्मन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, हम अब काफ़ी थक चुके हैं। ये सुनने पर एल्डर बॉय घुमा के एमसी को एक टपली मारता है। ये कैसी नासमझी है, हर एक टैलिस्मन इतना महंगा है और तुम बस इन्हें वेस्ट कर रहे हो। इवन इफ हमारा स्टार स्पिरिट सेक्ट रिच और पावरफुल है, तब भी हम इस तरह से मनी वेस्ट नहीं कर सकते। वो लुओ चंचुए की तरफ देखता है और कहता है, माय लेडी आप भी ऐसा कैसे कर सकती हैं, आखिरकार ये सब चीज़ें कीमती हैं। लुओ चंचुए चुप रहती है और कोई जवाब नहीं देती। एमसी एक स्टोरेज रिंग निकाल के एल्डर बाई को देता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, एल्डर बाई आपको रात में सोने में दिक्कत आती है, आप ये 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन लें और अपने लिए एक टॉनिक खरीद लें। एल्डर बाई कहता है, क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? वो अपनी शर्ट फाड़ के अपनी बॉडी दिखाता है। ऑल्दो अब मैं ओल्ड हूँ, लेकिन मैं अब भी वाइटैलिटी से भरा हुआ हूँ। वो ड्रामेटिकली पोज मारता है और कहता है, तुम यंगस्टर्स ये काम कब फिनिश कर पाओगे, बाकी का काम तो मुझ पे छोड़ दो। ये कहकर वो दोनों हाथों से कई सारे टैलिस्मन्स उठाता है और उन्हें फेंकने लगता है। तभी सिस्टम पैनल शो होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू द यूजर फॉर स्पेंडिंग बिग येट अगेन, यू विल बी रिवॉर्डेड विद 100 बिग स्पेंडिंग पॉइंट्स। ये सीन देखकर एमसी स्पीचलेस हो जाता है। मुझे नहीं पता था कि ये मेथड इतना इफेक्टिव साबित होगा। अगली बार मैं फिर से कुछ स्पिरिट स्टोन्स खर्च करके एल्डर बाई की हेल्प मांगूंगा।
ऐसा करते करते दिन से रात हो जाती है और फिर अगेन सूर्य उदय हो जाता है। एल्डर बॉय, जो अब काफ़ी वीक और एनर्जी ड्रेन लगता है, कहता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि किसी दिन मैं फिजिकली और मेंटली थक जाऊंगा कुछ टैलिस्मैन जला जला के। वो अपनी सिकुड़ी हुई बॉडी एमसी को दिखाकर कहता है, अगर आज के बाद तुम्हें कोई इस तरह का काम हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं अभी भी बूढ़ा नहीं हुआ, मेरे अंदर अभी भी काफ़ी ताकत बची है। लुओ चंचुए सोचती है, ऑल्दो हम इस सेक्ट में सिर्फ 3 ही लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि फ्यूचर में चीज़ें पीसफुल नहीं रहने वाली। कहानी एक विशाल और गहरे गड्ढे से शुरू होती है जो किसी भयानक शक्ति के प्रदर्शन का नतीजा लग रहा है। धूल और धुएं के बीच अभी बेहद शक्तिशाली रहे एल्डर बाय अपनी शर्ट उतारे पसीने से तरबतर खड़े हैं। उनके चेहरे पर गहरी थकान है और वे भारी मन से कहते हैं, मैं बहुत लंबे समय तक जी लिया हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सिर्फ कुछ ताबीज जलाने से मैं शारीरिक और मानसिक रूप से इतना थक जाऊंगा। अपनी थकान के बावजूद एल्डर बाय अपनी मर्दानगी और शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। वे अपनी बाइसेप्स दिखाते हुए नायक ये फेंग से कहते हैं कि भविष्य में किसी भी मेहनत वाले काम के लिए उन्हें ही याद किया जाए, क्योंकि वे अभी बूढ़े नहीं हुए हैं। बेचारा ये फेंग उनके इस अचानक उत्साह को देखकर थोड़ा असहज हो जाता है और बस ठीक है कह पाता है। इसी बीच संप्रदाय की एक रहस्यमयी सफेद बालों वाली महिला सदस्य भविष्य को लेकर चिंतित दिखाई देती है। वो एल्डर बाय को उनकी असलियत याद दिलाती है कि वे कभी स्टार पोल सेक्ट के 8 महान दिग्गजों में से एक थे, लेकिन अब उन्होंने खुद को मात्र 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स के लिए बेच दिया है। एल्डर बाय गुस्से में चिल्लाते हैं कि यह पैसों की बात नहीं बल्कि उनकी गरिमा बचाने का सवाल है। तभी ये फेंग के सामने एक नीली सिस्टम स्क्रीन चमकती है। उसे बधाई दी जाती है कि उसने सफलतापूर्वक पैसा बर्बाद किया है, जिसके बदले उसे 2000 बिग स्पेंडर पॉइंट्स मिले हैं। ये फेंग खुशी से झूम उठता है क्योंकि अब वो इन पॉइंट्स का इस्तेमाल अपनी कल्टीवेशन को की गैदरिंग रियलम तक पहुंचाने के लिए कर सकता है। अपनी मानसिक गणना करते हुए ये फेंग देखता है कि उनके पास अब 1000 पॉइंट्स हैं। वो समझ जाता है कि अकेले एल्डर बाय के भरोसे पॉइंट्स कमाना बहुत धीमा काम है। उसके दिमाग में एक बिजली की चमकती है तरह विचार कौंधता है। उसे एक जूनियर ब्रदर, छोटा भाई चाहिए। अंत में ये फेंग एक बड़े लक्ष्य के साथ आसमान की तरफ हाथ फैलाकर हंसता है। वो ठान लेता है कि वो संप्रदाय के सारे खर्चों को खुद उठाएगा ताकि उसका सिस्टम उसे लगातार पॉइंट्स देता रहे और वो अपने मास्टर के संप्रदाय को दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ बना सके। कोई दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दे रहा है। नॉक नॉक। दरवाजा खुलता है और वह थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछता है, माफ कीजिएगा, एक्सक्यूज मी। अंदर कदम रखते ही वह अपना इरादा साफ करता है। वह पूछता है, क्या आपका संप्रदाय सेक्ट अभी भी शिष्यों की तलाश में है? ऐसा लगता है कि वह मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए एक नए ठिकाने की तलाश में है। जैसे ही वह आंगन में प्रवेश करता है उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। जमीन पर एक विशाल गड्ढा है और धूल का गुब्बार उड़ रहा है। वह मन ही मन सोचता है, यहाँ का फर्श तो पूरी तरह तबाह हो चुका है। वहाँ उसकी नजर एक अजीबोगरीब बूढ़े आदमी पर पड़ती है। वह बेहद दुबला पतला है और कांप रहा है। बॉय उसे देखकर सोचता है कि ये एक ऐसा बूढ़ा आदमी है जो इतना कमजोर है कि लगता है किसी भी पल मर जाएगा। तभी उसकी नजर एक सफेद बालों वाली सुंदर लेकिन गंभीर महिला पर पड़ती है। वह अपने हाथ बांधे खड़ी है और उसकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति है। वह एक ऐसी महिला लगती है जिससे पंगा लेना भारी पड़ सकता है। अंत में उसे एक और युवक दिखता है जो बहुत ही अजीब चेहरा बनाकर उसे देख रहा है। वह युवक हाथ जोड़कर खुशी से झूम रहा है। बॉय को लगता है कि ये ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। वह बेवकूफ सा दिखने वाला युवक खुशी से चिल्लाता है, मेरा पहला जूनियर भाई, जूनियर ब्रदर आ गया है। वह नए सदस्य के आने पर फूले नहीं समा रहा है। इन सब को देखने के बाद बॉय गहरे धर्म संकट में पड़ जाता है। उसके पसीने छूट रहे हैं और वह सोचता है, क्या यह संप्रदाय ठीक है? क्या मुझे बहुत देर होने से पहले यहाँ से भाग जाना चाहिए? नायक हवा में कलाबाजियां खाते हुए एक नए उम्मीदवार को फुसला रहा है। वो बड़े उत्साह से कहता है कि उनका पंथ अभी भी नए शिष्यों की भर्ती कर रहा है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इसमें शामिल होने के लिए 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की मोटी फीस देनी होगी। आगे पढ़े नायक अपनी चमक बिखेरते हुए और भी बड़ा दाम खेलता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास 1,00,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स अतिरिक्त हैं तो
तुम सीधे सेक्ट लीडर के खास शिष्य बन सकते हो। वो अपनी उंगलियों से दिल का इशारा हार्ड साइन बनाकर अपनी बातों को और भी लुभावना बनाने की कोशिश करता है। अगले ही पल नायक बाहें फैलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। वो अपनी पहचान उजागर करते हुए कहता है, मैं हूँ यी फेंग, इस पंथ का पहला शिष्य और पंथ प्रमुख का सीधा चेला। उसके बगल में खड़ा व्यक्ति उसकी इस नाटकीयता को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन यी फेंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान आती है और वो मन ही मन सोचता है कि सामने वाला बस इतना कह दे कि उसके पास पैसे नहीं है, ताकि यी फेंग खुद उसके सारे खर्च उठा सके। तभी माहौल बदलता है और एक डिजिटल इंटरफेस सिस्टम सामने आता है। सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि इस तरह बिना वजह भारी खर्च करना नियमों के खिलाफ है, जब तक कि उपयोगकर्ता यी फेंग इसके लिए कोई ठोस और वाजिब कारण न दे। यी फेंग अपनी नाक में उंगली डालकर सोच में पड़ जाता है। अगले ही पल सिस्टम को चकमा देने के लिए यी फेंग एक इमोशनल कहानी रचता है। वो दावा करता है कि यह अजनबी असल में उसका सालों से बिछड़ा हुआ सौतेला भाई है और वो अपने भाई की मदद करने देखना चाहता है के लिए पैसे खर्च कर रहा है। सिस्टम इस अजीबोगरीब स्पष्टीकरण को प्रोसेस करने के लिए कुछ समय लेता है। आखिरकार सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, उपयोगकर्ता का स्पष्टीकरण मान्य है। सिस्टम उसे पैसे खर्च करने की अनुमति दे देता है। ये फेंग अपनी पीठ घुमाकर खड़ा होता है और मन ही मन हैरान होकर सोचता है, क्या सच में ये काम कर गया? वू फेंग जो एक ऊंचे पर्वत पर स्थित संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर खड़ा है, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें और घबराहट साफ दिख रही है। वो मन ही मन सोचता है कि उसने सुना था कि इस संप्रदाय में शामिल होने के नियम बहुत अजीब है। यहाँ प्रतिभा या साधना कल्टिवेशन का महत्व नहीं है, बल्कि सारा खेल पैसे का है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि 100,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देकर कोई सीधे संप्रदाय के नेता से शिक्षा भी प्राप्त कर सकता है। माहौल की अजीबियत को भांपते हुए वू फेंग धीरे से पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो खिसकने लगता है, अचानक एक हाथ उसके कंधे पर आकर गिरता है और एक जोरदार आवाज आती है, पार्ड। कोई उसे रोकते हुए कहता है, अभी मत जाओ, एक बार फिर सोच लो। तभी एक शरारती और थोड़ा पागल दिखने वाला लड़का वू फेंग को पीछे से जकड़ लेता है और उसकी गर्दन को अपनी बाहों में कस लेता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वू फेंग पूरी तरह घबराकर चिल्लाता है, ये क्या है? लड़का उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। वू फेंग का चेहरा नीला पड़ने लगता है और वो छटपटाते हुए कहता है कि वो यहाँ नहीं रुक सकता क्योंकि वो बहुत जल्दी में है। उसी समय एक रहस्यमय और टेलीपैथी डिवाइस से जरिए वू फेंग के दादाजी की आवाज उसके कानों में गूंजती है। दादाजी का एक नीला पारभासी साया उसके पीछे प्रकट होता है। वे उसे सलाह देते हैं कि वो इसी संप्रदाय में रुक जाए और चुपचाप 10,000 स्पिरिट स्टोन्स देकर यहाँ का शिष्य बन जाए। दादाजी वादा करते हैं कि अपना काम पूरा करने के बाद वे उसे यही लेने आएंगे। अपने दादाजी की बात सुनकर वू फेंग के पास और कोई चारा नहीं बचता। वो अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए बुझे मन से कहता है, समझ गया दादाजी। कैमरा अब दूर के एक भव्य नजारे पर जाता है, जहाँ बादलों के बीच गगनचुंबी पहाड़ दिख रहे हैं। दादाजी मन ही मन सोचते हैं कि यह संप्रदाय वास्तव में लुओ वोमिंग की बेटी द्वारा स्थापित एक शाखा है। दादाजी मुस्कुराते हुए सोचते हैं कि इस संप्रदाय में बाई तियान होंग नाम का एक पुराना लोमड़ी चालाक आदमी भी मौजूद है। उन्हें पूरा विश्वास है कि वू फेंग यहाँ सुरक्षित रहेगा। ये फेंग एक नए लड़के को अपनी गोद में उठाकर अपनी मास्टर के सामने ले आता है। ये फेंग काफी उत्साहित है और चिल्लाकर कहता है कि उसे ये जूनियर भाई बहुत पसंद आया है क्योंकि वह बहुत प्यारा अडोरेबल है, जबकि वह बेचारा नया लड़का इस अचानक हुए हमले से काफी घबराया हुआ लग रहा है। अगले ही पल हमें उस नए लड़के के मन की उलझन पता चलती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके दादाजी ने उसे इस अजीब और अविश्वसनीय जगह पर रुकने के लिए क्यों कहा है, पर एक आज्ञाकारी पोते की तरह वह अपने दादाजी के फैसले पर सवाल नहीं उठाता और वहीं रुकने का मन बना लेता है। सेक्ट लीडर इस स्थिति को संभालते हुए एक बड़ी शर्त रख देती है। वह थके हुए अंदाज में कहती है कि अगर उसे सेक्ट में शामिल होना है तो उसे 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की भारी फीस देनी होगी। उनके पीछे ये फेंग अभी भी उस लड़के के गाल खींचकर उसे परेशान करने में लगा हुआ है। सेक्ट लीडर अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में है कि ये फेंग उनकी अनुमति के बिना चेले भर्ती कर रहा है। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि अब ये फेंग उनके सेक्ट का हिस्सा है तो उसकी हर बेवकूफी भरी हरकत की जिम्मेदारी उनकी होगी। सेक्ट लीडर को अभी भी उम्मीद है कि वह लड़का खुद ही भाग जाएगा। वह सोचती है कि ये एक अच्छी बात है कि सामने वाला लड़का भी यहाँ नहीं रुकना चाहता, इसलिए वह उसे जल्दी से विदा करने की योजना बनाती है। तभी सीन में बड़ा यू टर्न आता है। वह लड़का अचानक अपनी उंगलियों के बीच एक स्टोरेज रिंग दिखाता है। वह
बड़ी विनम्रता से 10,000 स्पिरिट स्टोन्स पेश करता है और सेक्ट लीडर को उन्हें चेक करने के लिए कहता है। वह अब पूरी तरह आश्वस्त है कि दादाजी ने उसे यहाँ किसी खास वजह से भेजा है। आखिरी दृश्य में सेक्ट लीडर की हालत खराब हो जाती है। वह हक्की बक्की रह जाती है और उन्हें समझ नहीं आता कि ये लड़का जो अभी भागना चाहता था अचानक इतने पैसे कहाँ से लाया। उनके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ जाती है। क्या ये कोई अमीर मूर्ख है या क्या दुनिया बदल गई है और आजकल पैसे पानी की तरह बहाना एक नया ट्रेंड है। सेक्ट लीडर अपने नए शिष्यों की ओर पीठ करके खड़ी है और उन्हें साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि इस सेक्ट में शामिल होने का मतलब कोई विलासिता नहीं है। वो स्पष्ट करती है कि चाहे वे कितनी भी बड़ी रकम 10,000 स्पिरिट स्टोन्स क्यों न दे दे, सेक्ट उन्हें कोई मार्शल आर्ट्स या कल्टीवेशन तकनीक प्रदान नहीं करेगा। सेक्ट लीडर पीछे मुड़ती है, उसकी आंखें तेज और इरादे पक्के हैं। वह सीधे तौर पर कहती है कि वह उनके निजी प्रशिक्षण कल्टीवेशन में कोई दिलचस्पी नहीं लेगी। वह मन ही मन ठान चुकी है कि वह इस बार किसी भी हाल में कम से कम एक व्यक्ति को यहाँ से भगाकर ही दम लेगी। जैसे ही मास्टर को लगता है कि उसकी शर्तों से चेला डर जाएगा, नया शिष्य जूनियर ब्रदर बड़ी मासूमियत से मुस्कुरा देता है। वह खुलासा करता है कि वह एक कीमियागर एल्केमिस्ट है और उसे किसी भी संसाधन की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके दादाजी ने उसे सब कुछ पहले ही दे दिया है। यह सुनकर मास्टर को इतना बड़ा झटका लगता है कि वह सचमुच खून की उल्टियां करने लगती है। वहां मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति मास्टर को इस उपलब्धि पर बधाई देते हैं, जिससे मास्टर और भी चिड़चिड़ी हो जाती है। वह अपना सिर पकड़ लेती है, यह समझते हुए कि उसके शिष्यों को भगाने की योजना पूरी तरह फ्लॉप हो गई है। थक हार कर मास्टर हार मान लेती है और घोषणा करती है कि वह आराम करने जा रही है। वह शिष्यों को बताती है कि उनकी ट्रेनिंग कल से शुरू होगी और उन्हें आंगन कोर्टयार्ड में रहने का निर्देश देती है। वह यह भी बताती है कि फिलहाल इस पूरे सेक्ट में सिर्फ वही दोनों चेले हैं। मास्टर के जाने के बाद बड़ा चेला ब्रदर काफी हैरान है। वो सोचता है कि मास्टर पहले तो ट्रेनिंग देने से मना कर रही थी, लेकिन अब अचानक तैयार कैसे हो गई। वही दूसरी ओर वो अपने नए अमीर जूनियर भाई को देखकर थोड़ा असुरक्षित महसूस करने लगता है। वो मन ही मन तय करता है कि वो सेक्ट में अपनी इकलौती पर्सनल शिष्य वाली जगह को बचाने के लिए किसी और को आगे नहीं बढ़ने देगा। सेक्ट लीडर बदहवास स्थिति में कांप रही है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। वो चिल्लाती है, ये एक सपना है, ये सब एक सपना है, मानो वो किसी ऐसी सच्चाई से भाग रही हो जिसे वो स्वीकार नहीं कर पा रही। माहौल थोड़ा शांत होता है और हम दो शिष्यों को एक आंगन में चलते हुए देखते हैं। सीनियर भाई जिज्ञासावश पूछते हैं कि उन्होंने अभी तक अपने नए साथी का नाम नहीं पूछा। जूनियर भाई बड़े आदर के साथ झुककर जवाब देता है, मेरा नाम लेंग वुफेंग है। वुफेंग का नाम सुनकर सीनियर भाई के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है। वो बड़े उत्साह के साथ हवा में हाथ लहराते हुए घोषणा करते हैं, मैं एतद द्वारा घोषित करता हूँ कि अब से तुम आधिकारिक तौर पर इस संप्रदाय के आंतरिक शिष्य हो। जहाँ सीनियर भाई खुशी से झूम रहे हैं, वहीं वुफेंग के माथे पर चिंता की लकीरें और पसीना साफ देखा जा सकता है। वो खुद से सवाल करता है कि क्या उसे वाकई ही इन अजीब सीनियर भाई के साथ रहना चाहिए जो उसे थोड़े पागल और अविश्वसनीय लग रहे हैं। दोनों अपने रहने के स्थान पर पहुंचते हैं। सीनियर भाई बताते हैं कि उन्होंने बगल वाला कमरा ले लिया है, जिस पर वुफेंग उन्हें अपने कमरे में आकर बैठने का न्योता देता है। जैसे ही ये फेंग कमरे में प्रवेश करते हैं, उनकी नजर वहां रखे अल्केमी के बर्तनों और सामान पर पड़ती है। वो हैरान होकर पूछते हैं, जूनियर भाई क्या तुम एक अल्केमिस्ट हो? वुफेंग गर्व से अपनी 3 उंगलियां दिखाता है और पुष्टि करता है कि वो वास्तव में एक तीसरे स्तर का अल्केमिस्ट है। अंत में इस दुनिया के ऊंचे स्तर के व्यवसायों का वर्णन किया गया है। पिल एल्केमिस्ट और वेपन मास्टर्स जैसे लोगों का समाज में बहुत बड़ा रुतबा है। उनकी बनाई एक छोटी सी दवा की गोली या ताबीज किसी भी योद्धा की साधना और उसके जीवित रहने की संभावना को बदल सकता है। यही कारण है कि लोग उनकी इतनी इज्जत करते हैं। नीला बाल वाला अल्केमिस्ट अपनी तारीफों के पुल बांध रहा है। वह सोचता है कि बहुत से लोगों ने उससे गोलियां बनाने की मिन्नतें की, पर उसने कभी हाँ नहीं की। अब वह खुश है कि संप्रदाय में शामिल होकर उसे अपने सीनियर भाई से मिलने का मौका मिला है। उसकी कल्पनाएं और गहरी हो जाती हैं। उसे पक्का यकीन है कि सीनियर भाई उससे गोलियां बनाने की गुजारिश करेगा और उस वक्त सीनियर का चेहरा देखकर उसे असीम संतुष्टि मिलेगी। आत्मविश्वास से लबरेज होकर वह अपनी असली ताकत के बारे में सोचता है। वह मन ही मन कहता है कि अगर उसने बता दिया कि वह स्पिरिट फ्यूजन रेल्म के 9वें स्तर पीक लेवल पर है, तो सीनियर भाई डर के मारे सदमे में ही मर जाएगा। लेकिन पासा तब पलटता है जब सीनियर भाई का रिएक्शन सिर्फ एक रूखा सा ओ होता है। हमारा अल्केमिस्ट बुरी तरह चिढ़ जाता है और चिल्लाता है कि वह तीसरे रैंक का अल्केमिस्ट है। फिर भी सीनियर इतना बेरूखा क्यों है? उसकी झुंझलाहट साफ दिखती है। उसे
समझ नहीं आ रहा कि सीनियर उसकी तारीफ क्यों नहीं कर रहा। अपनी साख बचाने के लिए वो सीनियर भाई से एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछता है। वो पूछता है कि क्या उसे पता है कि तीसरी श्रेणी की सबसे मूल्यवान आध्यात्मिक जड़ी बूटी स्पिरिचुअल हर्ब कौन सी है। सीनियर भाई बड़ी ही शांति से दुर्लभ जड़ी बूटियों की लिस्ट गिना देता है। फैंटम बैम्बू ग्रास, स्नो स्पिरिट फ्लावर्स, पर्पल थंडर फ्रूट्स, फैंटेसी मशरूम। वो बताता है कि ये चीजें इतनी दुर्लभ है कि 9वें रैंक के एल्केमिस्ट के लिए भी अनमोल है। हमारा नायक एक शातिर मुस्कान के साथ कहता है, हम समझ गया। वो अपने जादुई सिस्टम को कमांड देता है कि इन दुर्लभ जड़ी बूटियों को चिह्नित किया जाए। वो पूरे टशन में स्टोर से जार खोलने का आदेश देता है। अंत में सिस्टम की आवाज गूंजती है, डिंग। उसने 1200 पॉइंट्स खर्च किए और चुटकी बजाते ही उसे मिले 2 फैंटम बैम्बू ग्रास, 1 स्नो स्पिरिट फ्लावर, 3 पर्पल थंडर फ्रूट्स। जहां दुनिया इन चीजों के लिए तरसती है, हमारे हीरो ने इन्हें अपनी उंगलियों के इशारे पर हासिल कर लिया। अल्केमिस्ट औषधि मनाता अपने वरिष्ठ ये फेंग से बात कर रहा है। वो बड़े गर्व से कहता है कि ये फेंग एक अल्केमिस्ट नहीं है, इसलिए अगर वो उन्हें दुर्लभ जड़ी बूटियों के नाम बता भी दे तो भी वे कुछ नहीं समझ पाएंगे। वो यहाँ तक दावा करता है कि उसने खुद इन दिव्य औषधियों को केवल किताबों के चित्रों में देखा है, असलियत में नहीं। जैसे ही ये फेंग कमरे से बाहर निकलते हैं, वो अल्केमिस्ट उन्हें जूनियर भाई कहकर पुकारता है। वो उनके प्रति दया दिखाते हुए कहता है कि दिन भर की मेहनत के बाद वे थक गए होंगे, इसलिए एक बड़े भाई के नाते वो उनके लिए पीने का पानी लेकर आएगा। अल्केमिस्ट ये फेंग को बाहर जाते हुए देखता है और मुस्कुराते हुए सोचता है कि भले ही उसके सीनियर भाई थोड़े अजीब हैं, लेकिन वे दिल के अच्छे और परवाह करने वाले इंसान हैं। वो मन ही मन ठान लेता है कि आगे चलकर वो ये फेंग के लिए ऐसी आध्यात्मिक गोलियां पिल्स बनाएगा जो उनके कल्टीवेशन साधना के स्तर को बढ़ाने में मदद करेंगे। इससे पहले कि अल्केमिस्ट कुछ और सोच पाता, ये फेंग अविश्वसनीय गति से कमरे में वापस लौटते हैं। उनकी रफ्तार देखकर अल्केमिस्ट दंग रह जाता है। ये फेंग अपने साथ एक कटोरा लाए हैं, जिसे देखकर अल्केमिस्ट के चेहरे पर उलझन के भाव आ जाते हैं। जैसे ही अल्केमिस्ट कटोरे के पास जाता है, उसका चेहरा डर और हैरानी से पीला पड़ जाता है। वो चिल्ला उठता है, फैंटम बैम्बू, स्नो स्पिरिट फ्लावर, पर्पल थंडर फ्रूट। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता कि ये वही जड़ी बूटियां हैं जिनके बारे में वह अभी बींगे हाँक रहा था। वो पागलों की तरह पानी से भरी उस कटोरी में हाथ डालता है और जड़ी बूटियों को बचाने की कोशिश करता है। वो गुस्से और दुख में ये फेंग से कहता है कि वे इन बेशकीमती चीजों को इतनी लापरवाही से बर्बाद कर रहे हैं। उसके लिए यह देखना एक दुष्स्वप्न जैसा है कि इतनी दुर्लभ औषधियों को साधारण पानी में मिला दिया गया है। अंत में वो उन दिव्य जड़ी बूटियों को अपने कांपते हाथों में थामे हुए विस्मय में डूब जाता है। उसे इस बात का गहरा सदमा लगता है कि ये फेंग ने उन जड़ी बूटियों को खोज निकाला है जो पूरे महाद्वीप में मिलना लगभग असंभव है। जूनियर भाई ये फेंग द्वारा दी गई जड़ी बूटियों को देखकर दंग रह जाता है। वो समझाता है कि भले ही इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों स्पिरिचुअल हर्ब्स को पानी में मिलाकर पीना गोलियों जितना प्रभावी न हो, फिर भी कल्टीवेटर्स के लिए ये बहुत फायदेमंद होती है। ये फेंग मामले को पूरी तरह गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि जूनियर भाई को उसका उपहार पसंद नहीं आया क्योंकि वो कचरा था। जैसे ही वो अपना पैर उन्हें कुचलने के लिए उठाता है, जूनियर भाई दहशत में चिल्ला उठता है, यामेते रुकिए। अपने सीनियर के विनाशकारी कदम को रोकने के लिए जूनियर भाई शाब्दिक रूप से जमीन पर झपटा मारता है ताकि उन दुर्लभ जड़ी बूटियों को बचाया जा सके। वो उन्हें अपने पास सुरक्षित रखते हुए राहत की सांस लेता है और कहता है, बच गया बच गया। तभी एक डिजिटल स्क्रीन हवा में चमकती है। ये फेंग के बड़े खर्च एक्सपेंडर व्यवहार के कारण सिस्टम उसे 150-500 पॉइंट्स के इनाम की घोषणा करता है। अंत में ये फेंग की एक धूर्त मुस्कान सामने आती है। वो मन ही मन हिसाब लगाता है कि जड़ी बूटियों को नष्ट करने की कोशिश करके उसने वास्तव में मुनाफा कमाया है। उसने उन पर 150 पॉइंट्स खर्च किए थे, लेकिन बदले में उसे 150-500 पॉइंट्स वापस मिल गए। वू फेंग अपनी सीनियर ब्रदर को आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के महत्व के बारे में समझा रहा है और कहता है कि यदि उसे समझ न आए तो वह उससे पूछ सकता है, क्योंकि ये कीमियागरों के लिए अनमोल है। तस्वीर बदलती है और हम देखते हैं कि एक दूसरा पात्र नीले कपड़ों में फर्श पर घुटनों के बल बैठा फूट फूट कर रो रहा है। वह सिसकियां भरते हुए कहता है कि ये जड़ी बूटियां इतनी दुर्लभ थीं कि उसके दादाजी ने भी कभी नहीं देखी थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उन्हें नष्ट कर दिया गया है। अगले ही पल वह पात्र जिसने जड़ी बूटियां बर्बाद की थीं, अब एक छोटे चिबी रूप में रोते हुए व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देने की कोशिश करता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे अंदाजा नहीं था कि ये वही कीमती जड़ी बूटियां हैं और अब जब ये टूट ही चुकी है तो सफाई करके आराम करना बेहतर है। अपनी सफाई देने के बाद वह पात्र बिना किसी देरी के हाथ लहराते हुए वहां से भाग निकलता है, यह चिल्लाते हुए कि अब वह
प्रस्थान कर रहा है। दृश्य बदलता है, जहाँ एक लकड़ी के टब में गर्म पानी और उन्हीं टूटी हुई जड़ी बूटियों का मिश्रण दिखाई देता है। मुख्य पात्र अब उस जड़ी बूटी वाले पानी में अपने पैर डालकर आराम कर रहा है। वह चैन की सांस तो ले रहा है, लेकिन स्क्रीन पर एक गेमिंग सिस्टम की तरह HP-1 का संकेत दिखाई देता है, जो ये बताता है कि उसकी सेहत कम हो रही है। वह पात्र बिस्तर पर लेटकर अपने पैर टब में रखे हुए है। वह महसूस करता है कि उसके पैर सुन्न और कोमल हो रहे हैं। आत्मिक जड़ी बूटियों का स्वाभाविक प्रभाव मानता है। हालांकि उसके सिर के पास कई बार HP-1 के संकेत तैर रहे हैं। अंतिम दृश्य में एक चेतावनी भरी स्थिति दिखाई देती है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, उसके पैरों की त्वचा धीरे धीरे काली पड़ने लगती है, जो इस बात का संकेत है कि शायद ये जड़ी बूटियां उस तरह से काम नहीं कर रही जैसा उसने सोचा था। जूनियर भाई वूफेंग सीनियर भाई ये फेंग के कमरे के बाहर खड़ा है। वह मन ही मन सोच रहा है कि उसे ये फेंग को कुछ महत्वपूर्ण बात याद दिलानी चाहिए। एक अजीब सी मुस्कान के साथ वह खुद को समझाता है कि वह उन कीमती जड़ी बूटियों के लिए लालची नहीं है, बल्कि यह तो बस उसकी सावधानी है। वूफेंग याद करता है कि ये 3 जड़ी बूटियां अलग अलग तो दवा का काम करती हैं, लेकिन फैंटम बैम्बू ग्रास और पर्पल थंडर फ्रूट को एक साथ मिलाने से एक विषैला जहर बन जाता है। वह जानता है कि हालांकि यह जहर जानलेवा नहीं है, पर इससे निपटना बहुत ही कष्टदायक और मुसीबत भरा हो सकता है। अचानक कमरे के अंदर से ये फेंग की घबराई हुई आवाज आती है। वह चिल्लाता है कि उसके पैर अचानक काले पड़ गए हैं और उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। बाहर खड़ा वो फेंग तुरंत भाप जाता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है और नॉट गुड कहते हुए तेजी से अंदर की ओर बढ़ता है। वो फेंग एक जोरदार किक मारकर दरवाजा तोड़ देता है और कमरे में दाखिल होता है। अंदर का नजारा देख वह सन्न रह जाता है। ये फेंग अपने काले पड़ चुके पैरों को लेकर बुरी तरह डरा हुआ है। वो फेंग को याद आता है कि उसने जड़ी बूटियों की अहमियत पहले ही समझा दी थी, पर उसे यह देखकर गहरा धक्का लगता है कि ये फेंग ने उन अत्यंत कीमती जड़ी बूटियों का इस्तेमाल सिर्फ अपने पैर भिगोने फुट सोक के लिए किया था। ये फेंग दहशत में है और पूछ रहा है कि क्या उसे अपने पैर काटने पड़ेंगे। तभी उसका सिस्टम सक्रिय होता है और उसे बधाई देता है कि उसने फिर से बहुत बड़ा खर्च स्पेंडिंग बिग किया है, जिसके बदले उसे 1500 बिग स्पेंडर पॉइंट्स मिले हैं। सिस्टम उसे विकल्प देता है कि वो 1000 पॉइंट्स खर्च करके अपने पैरों का जहर निकाल सकता है। अपनी जान और पैर बचते देख ये फेंग राहत की सांस लेता है। वो स्वीकार करता है कि उसने ये जड़ी बूटियां सिर्फ दिखावे के लिए नहीं ली थी, बल्कि वो अपनी विलासिता भरी जिंदगी जीने के शौक के चक्कर में इस मुसीबत में पड़ गया था। मुख्य पात्र ये फेंग कुछ दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों का आनंद लेना चाहता था, लेकिन योजना के अनुसार काम नहीं हुआ और जड़ी बूटियों का गलत मिश्रण उसके पैरों के लिए घातक साबित हुआ। तभी घबराते हुए जूनियर ब्रदर वहां पहुंचते हैं और उसे आगाह करते हैं कि फैंटम बैम्बू ग्रास और पर्पल थंडर फ्रूट का मिश्रण एक अत्यंत घातक जहर बन जाता है। उनके चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता है। ये फेंग घबराने के बजाय अपनी आंखें बंद करता है और मुस्कुराते हुए अपने गुप्त सिस्टम को कमांड देता है। वह अपने पैरों से टॉक्सिन्स निकालने के लिए 1000 बिग स्पेंडर पॉइंट्स खर्च करने का फैसला करता है। जैसे ही सिस्टम सक्रिय होता है, टब के पानी से जादुई चमक उठती है और पैरों का काला पड़ा जहर धीरे धीरे गायब होने लगता है। सीनियर ब्रदर यह देखकर दंग रह जाते हैं कि जिस जहर को शरीर से निकालना लगभग नामुमकिन था, वह इतनी आसानी से कैसे गायब हो गया। उनकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। जहर हटने के तुरंत बाद ये फेंग फिर से मजे से अपने पैर टब में डाल लेता है। सीनियर ब्रदर चिल्लाकर पूछते हैं कि वह दोबारा ऐसा क्यों कर रहा है, तो ये फेंग बस इतना कहता है कि उसे इसमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये फेंग का मानना है कि भले ही यह मिश्रण जहरीला हो, उसके पास इसे ठीक करने के लिए पर्याप्त पॉइंट्स हैं। उसके लिए यह अनुभव बहुत ही आरामदायक है। तभी उसके मन में एक विचार आता है और वह सिस्टम से पूछता है कि क्या वह दूसरों का जहर भी पॉइंट्स देकर ठीक कर सकता है। सिस्टम जवाब देता है, डैंग। आप कर सकते हैं। एक शातिर मुस्कान के साथ ये फेंग जूनियर ब्रदर वूफेंग को अपने साथ अब साझा करने का न्योता देता है। वह उसे यकीन दिलाता है कि इसमें उसे 7वें आसमान जैसा सुख मिलेगा और जहर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह बिस्तर थपथपाते हुए उसे अपने पास बुलाता है। घबराते हुए वो फेंग खुद से कहता है कि ये पानी निश्चित रूप से अत्यधिक जहरीला है और इसमें पैर रखने का मतलब मौत को
दावत देना है। वो रुकने का नाम नहीं लेता। वह तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है। अपने सीनियर ब्रदर को आवाज लगाते हुए वह चिल्लाता है कि उसके लिए बेहतर यही होगा कि वह इस कल्टीवेशन प्रक्रिया में हिस्सा ना ले। अचानक माहौल बदलता है। वो फेंग को कुछ ऐसी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मिलती है जो साधारण नहीं है। वह दुविधा में पड़ जाता है कि क्या उसे इसकी सूचना अपने संप्रदाय के लीडर, सेक्ट लीडर को देनी चाहिए, क्योंकि ये जड़ी बूटियां किसी के लिए भी बेशकीमती खजाना साबित हो सकती हैं। एक पल की सोच विचार के बाद वह अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखता है और एक कड़ा फैसला लेता है। वह फैसला करता है कि वह कोई स्निच, मुखबिर नहीं बनेगा और इस राज को अपने पास ही रखेगा। अब समय है अपनी ताकत बढ़ाने का। नायक आराम से लेट जाता है और अपने अदृश्य सिस्टम को आदेश देता है। वह 1000 पॉइंट्स खर्च करके अपने शरीर से जहर निकालता है और अगले ही पल 900 पॉइंट्स और लगाकर खुद को सीधे की गैदरिंग रेलम के शिखर 9वीं परत पर पहुंचा देता है। कैमरा पैन होता है भव्य सेक्ट मैन हॉल की तरफ, जहां ऊंची छतें और प्राचीन वास्तुकला संप्रदाय की शक्ति का प्रतीक है। अंदर एक बेहद खूबसूरत और शक्तिशाली महिला, संभवतः संप्रदाय के लीडर, अपने सिंहासन पर बैठी है। वह एल्डर बाई से हमारे नायक ये फेंग के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। कहानी एक भव्य महल के कमरे से शुरू होती है। एक बूढ़ा सलाहकार एल्डर बाई और सेक्ट लीडर लुओ क्यांशुए ये फेंग के बारे में बात कर रहे हैं। सलाहकार कहता है कि भले ही वे अभी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन समय के साथ उसकी असलियत खुद ब खुद सामने आ जाएगी। वह चुटकी लेते हुए कहता है कि ये फेंग के रहस्य की परतों को धीरे धीरे खोलना काफी दिलचस्प होगा। एल्डर बाई लुओ क्यांशुए को चेतावनी देता है कि ये युवक कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके पास ऐसी शक्ति है जो नायिका के मन की शांति को हिला सकती है। हम देखते हैं कि नायिका काफी परेशान और चिढ़ी हुई दिख रही है। अगले ही पल सेक्ट लीडर अपनी झुंझलाहट जाहिर करती है। वो अपने मन में सोचती है और बड़बड़ाती है कि ये बदतमीज ये फेंग शायद भगवान ने उसे तंग करने के लिए ही भेजा है। वो उसकी तुलना एक और किरदार लेंग वूफेंग से करती है और हार मानकर लंबी सांस भरती है। तभी अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। चारों तरफ नीली रोशनी और ऊर्जा की लहरें दौड़ने लगती हैं। सेक्ट लीडर और एल्डर बाई दोनों चौंक जाते हैं। सलाहकार का ध्यान तुरंत उस दिशा की ओर जाता है जहां से ये ऊर्जा आ रही है। वो इनर डिसिप्लिन, आंतरिक शिष्यों के रहने की जगह है। एल्डर बाई अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। वो सोचता है अभी तो इसने स्पिरिचुअल रेल्म, आध्यात्मिक क्षेत्र के शिखर को हासिल किया था, तो क्या ये इतनी जल्दी अगले स्तर के लिए ब्रेक थ्रू कर रहा है। हम देखते हैं कि ये फेंग हवा में ध्यान की मुद्रा में बैठा है और उसके पीछे एक विशाल, डरावनी दिखने वाली तलवार की आकृति उभर रही है। एल्डर बाई पसीने पसीने हो जाता है। वो हैरान है कि क्या ये फेंग एक ही बार में अपनी शक्तियों के कई स्तर पार कर लेगा। उसे अपनी आंखों के सामने एक इतिहास बनते हुए दिख रहा है। अंत में एल्डर बाई लुओ कैंस्यू को शांत रहने और इंतजार करने की सलाह देता है। वो जानता है कि ये फेंग जैसा लड़का इतनी आसानी से नहीं रुकेगा और उसके अंदर अभी बहुत कुछ छिपा है। लुओ कैंस्यू भी उसकी बात मान लेती है और भारी मन से कहती है, नायक के चारों ओर की इतनी सघन हो गई है कि वह साक्षात दिखाई देने लगी है। हवा के दबाव से आसपास के पेड़ों की पत्तियां झड़ने लगती हैं। कैमरा पास खड़े गुरु की ओर मुड़ता है, जो अपनी आंखों के सामने हो रहे चमत्कार को देख रहे हैं। वे फुसफुसाते हैं कि गैदरिंग क्षेत्र, की गैदरिंग रेल्म का पहला स्तर। अभी उन्होंने ये वाक्य पूरा ही किया था कि नायक की ऊर्जा का स्तर और बढ़ जाता है। नायक अपनी आंखें बंद किए शांत बैठा है, लेकिन उसके पीछे उसकी विशाल आध्यात्मिक छवि एवेटार दिखाई दे रही है। गुरु चिल्ला उठते हैं, अब दूसरे स्तर पर। वे हैरान है क्योंकि सामान्य तौर पर इस स्तर तक पहुंचने में महीनों की मेहनत लगती है, लेकिन यहाँ ये सब कुछ ही सेकंडों में हो रहा है। सफेद बालों वाली लड़की, जो शायद खुद एक प्रतिभावान कल्टीवेटर है, पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। गुरु की गिनती रुकने का नाम नहीं ले रही। तीसरा स्तर, चौथा, पांचवा, छठा। नायक के शरीर से निकलने वाली नीली लपटें अब एक विशाल चक्रवात का रूप ले चुकी है। ऊर्जा का एक विशाल स्तंभ, पिलर ऑफ लाइट, सीधे आसमान की ओर निकलता है, जो बादलों को दो हिस्सों में बांट देता है। ये इस बात का संकेत है कि नायक अपनी सीमाओं को पूरी तरह से तोड़ रहा है। गुरु अब चीखने लगते हैं। 7, 8 और 9। गुरु का चेहरा पसीने से तरबतर है और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। वह चिल्लाते हैं, उसने 9वें स्तर के शिखर पीक को छू लिया है। बस एक और कदम और वो सीधा स्पिरिट फ्यूजन क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। पत्तियां धीरे से जमीन पर गिरती हैं। सफेद बालों वाली लड़की कांपती आवाज में कहती है, क्या ये खत्म हो गया? वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही कि उसने अभी अभी क्या देखा है। गुरु अपने आप पर नियंत्रण खो देते हैं और लगभग पागलपन की स्थिति में चिल्लाते हैं, 5 मिनट से भी कम समय में उसने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। वो समझाते हैं कि नायक ने बिना किसी स्पिरिचुअल रूट्स, आध्यात्मिक जड़ों के और बिना किसी की मदद के एक ही बार में पूरे कल्टीवेशन रेल्म को पार कर लिया है। लड़की
मन ही मन नायक की तुलना दुनिया के सबसे महान योद्धाओं से करने लगती है। वो सोचती है इसकी गति तो जुआनटियन महाद्वीप में सबसे श्रेष्ठ है। उसकी आंखों में अब नायक के प्रति एक नया सम्मान और थोड़ा डर दिखाई देता है। अंतिम दृश्य में वो लड़की अपना सिर झुका लेती है। उसका अहंकार टूट चुका है। वो उदास लेकिन प्रभावित होकर सोचती है कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना कॉन्फिडेंट था। उसे मेरी सलाह या मार्गदर्शन की कभी जरूरत थी ही नहीं। पीछे नायक का छोटा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा चिबी स्टाइल उसके इस ओवर पावर्ड मोमेंट पर 4 चांद लगा देता है। संप्रदाय की नेता सेक्ट लीडर जो एक छोटी बच्ची के चिबी रूप में दिख रही है, अपनी कुर्सी पर बैठी कांप रही है। उसकी आंखों में आंसू है और वो घबराई हुई है। वो अपने सहायक से पूछती है क्या तुम्हें वाकई लगता है कि वो लड़का ये फेंग कुछ ही दिनों में मुझसे भी आगे निकल जाएगा? उसे डर है कि उसकी प्रतिभाशाली होने की साख खतरे में है। अगले दृश्य में हम संप्रदाय के बुजुर्ग सहायक को देखते हैं। उसके पसीने छूट रहे हैं क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने ये फेंग की बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है। वो मन ही मन सोचता है कि पहले तो मिस ही इस संप्रदाय की सबसे बड़ी जीनियस थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। यहाँ तक कि मिस को भी एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुँचने में आधा साल लग गया था। माहौल बहुत अजीब ऑकवर्ड हो जाता है। सहायक अपने सिर के पीछे हाथ फेरते हुए सोचता है कि उसे अपनी मालकिन को दिलासा देना ही होगा, वरना वो पूरी तरह टूट जाएंगी। वो एक अनुभवी कूटनीतिज्ञ की तरह उन्हें शांत करने की योजना बनाता है। सहायक अपनी मालकिन को समझाते हुए कहता है कि खेती कल्टीवेशन का रास्ता इतना आसान नहीं है। वो तर्क देता है कि जैसे जैसे कोई ऊंचे स्तरों पर रैंप्स पर पहुंचता है, चुनौतियां बढ़ती जाती हैं। अब केवल टैलेंट से काम नहीं चलेगा, इसके लिए दुर्लभ जड़ी बूटियों, एलिक्सिर और भाग्यशाली मौकों की जरूरत होती है। वह आगे विस्तार से बताता है कि जब कोई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म पर पहुंचता है तो असली परीक्षा शुरू होती है। वह मिस को आश्वस्त करता है कि ये फेंग को आपकी बराबरी करने के लिए अभी बहुत पापड़ बेलने होंगे और दिन रात एक करना होगा। भले ही सहायक ने मिस को चुप करा दिया हो, लेकिन उसके चेहरे के भाव बताते हैं कि वह खुद डरा हुआ है। वह मन ही मन दुआ करता है, हे भगवान, काश मेरी बात सच हो जाए। अगर उस लड़के ने सच में इन्हें पीछे छोड़ दिया तो मिस को इतना बड़ा सदमा लगेगा कि वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। कैमरा अब संप्रदाय के रास्तों पर चलता हुआ एक और शिष्य की ओर मुड़ता है। वह दूर से ये फेंग को जाते हुए देखता है। उसके चेहरे पर गहरा आश्चर्य और थोड़ा डर है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि ये वही लापरवाह सीनियर भाई है जिसे वह जानता था। वह शिष्य कांपते हुए सोचता है कि ये फेंग कितना भयानक है। उसने जो किया वह लगभग असंभव था। पलक झपकते ही स्पिरिचुअल सी रेल्म से सीधे की गैदरिंग रेल्म के शिखर 9वें स्तर पर पहुंच जाना, यह कोई सामान्य प्रगति नहीं बल्कि एक चमत्कार है। पीपीपी जूनियर शिष्य खुद से सवाल करता है, क्या मेरा यह सीनियर मार्शल ब्रदर सच में इंसान है? इसी बीच ये फेंग की एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान दिखाई देती है, जैसे उसे पता हो कि उसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हवा में उड़ते पत्ते उसके चारों ओर एक जादुई माहौल बना रहे हैं। फिर भी अंत में जूनियर शिष्य को समझ आता है कि उसके दादाजी ने उसे इसी संप्रदाय में रहने के लिए क्यों मजबूर किया था। उसे एहसास होता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जो इतिहास रचने वाला है। वो जोश के साथ संकल्प लेता है कि वो यहीं रहेगा और अपने सीनियर की तरह बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा। ये फेंग अपनी गहरी नींद में एक बहुत ही हसीन सपना देख रहा है, एक गुलाबी दुनिया जहाँ सुंदर परियां उसे अपने पास बुला रही हैं और वो खुशी खुशी उनके पीछे भाग रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो खुद को बिस्तर पर अंगड़ाई लेते हुए पाता है। उसकी एक आंख अभी भी नींद में डूबी है और मुंह से लार टपक रही है। पूरी तरह होश में आने से पहले ही उसके सामने उसका जादुई सिस्टम पैनल चमकने लगता है। उसकी नजर अपनी संपत्ति पर पड़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं। कल रात उसके पास हजारों पॉइंट्स थे, लेकिन अब वहाँ सिर्फ 310 पॉइंट्स लिखे हैं। वो अपनी आंखों को मसलते हुए यकीन नहीं कर पा रहा कि ये क्या हो गया। जैसे ही उसे याद आता है कि उसने नशे की हालत में क्या किया है, वो अपना सिर पकड़ लेता है। वो खुद को कोसते हुए चिल्लाता है, क्या कल उस जहरीले पानी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था? वो फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि उसने अपनी मेहनत के 2000 पॉइंट्स फूंक दिए हैं। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरी तरह कंगाल हो गया हो। रोते धोते अचानक उसकी नजर उस चीज पर पड़ती है जो उसने खरीदी थी। वो एक चमकदार सुनहरी गोली पिल निकालता है और उसे ध्यान से देखता है। वो हैरान है कि ये 3rd ग्रेड क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल आखिर है क्या। सबसे अजीब बात यह है कि उस पर 9 धारियां बनी हुई है। उसे अपनी किस्मत पर शक होने लगता है कि क्या उसने अनजाने में कोई बेशकीमती खजाना तो नहीं खरीद लिया। अब ये फेंग का दुखी चेहरा अचानक एक चालाक मुस्कान में बदल जाता है। वो मन ही मन एक योजना बनाता है। वो सोचता है कि क्यों ना अपने भाई लेंग वू फेंग के
के मजे लिए जाए। वो कल्पना करता है कि वो वू फेंग के पास जाएगा और मासूमियत से पूछेगा, भाई देखो तो क्या ये गोलियां खराब हो गई हैं? सीन 6। दूर कहीं एक बेचारा शिकार। दृश्य बदलता है और हम आसमान के नीचे लेंग वू फेंग को शांति से ध्यान लगाते हुए देखते हैं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये फेंग उसके सुकून को बर्बाद करने आ रहा है। जैसे ही ये फेंग उसके उड़ने वाले चेहरे की कल्पना करता है, अचानक लेंग वू फेंग को एक जोरदार छींक आती है। छींक। उसे समझ नहीं आता कि उसे अचानक किसने याद कर लिया। ये फेंग अपने जूनियर ब्रदर लेंग वू फेंग को ढूंढने के लिए पूरे संप्रदाय सेक्ट को सिर पर उठा लेता है। वो एक बंदर की तरह ऊंचे पेड़ की टहनियों पर चढ़कर चिल्ला रहा है, जूनियर ब्रदर वू फेंग। उसकी आंखों में घबराहट और हैरानी साफ देखी जा सकती है। तलाश जारी है। ये फेंग अब घर की छत पर दौड़ रहा है और यहाँ तक कि आंगन में रखे मिट्टी के बड़े बर्तनों पॉट्स के अंदर भी झांक रहा है। उसे लग रहा है कि वो फेंग शायद कहीं छिप गया है। झाड़ियों के बीच से अपना सिर बाहर निकालते हुए ये फेंग पसीने पसीने हो रहा है। उसके दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा है, कल उसे शायद कुछ ज्यादा ही मार पड़ गई थी। क्या वो डर के मारे संप्रदाय छोड़कर भाग गया? उसकी धड़कनें तेज है, जैसा कि पीछे बने हार्ट बीट ग्राफ से पता चलता है। तभी पीछे से एल्डर बाय शांत मुद्रा में प्रकट होते हैं। ये फेंग अचानक उन्हें देखकर चौंक जाता है और तुरंत उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने वो फेंग को देखा है। एल्डर बाय की गंभीरता बताती है कि मामला कुछ और ही है। एल्डर बाय खुलासा करते हैं कि वो फेंग कोई साधारण शिष्य नहीं बल्कि एक 3rd ग्रेड एल्केमिस्ट है। जैसे ही संप्रदाय के मास्टर को ये पता चला, वे उसे लेकर सुबह सुबह ही शहर की ओर निकल है ताकि कीमती आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खरीदी जा सके। एल्डर बाय अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए ये फेंग को साथ चलने का न्योता देते हैं। अगले ही पल ये फेंग की सारी चिंता खुशी में बदल जाती है। वो अपने सिर से घास फूस झाड़ते हुए बड़ी मासूमियत और चौड़ी मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है एल्डर बाय, आपको थोड़ा कष्ट तो होगा। अब हमें एक शानदार नजारा दिखता है जहाँ एल्डर बाय अपनी विशाल उड़ती हुई तलवार पर सवार होकर बादलों के बीच से निकल रहे हैं। ये फेंग तलवार पर बैठा हुआ है और थक चुका है कि ये रास्ता इतना लंबा क्यों है। पूरे 5 घंटे की उड़ान। बोरियत मिटाने के लिए वह जड़ी बूटियों के बारे में चर्चा करने का फैसला करता है। ये फेंग एल्डर बाय से 3 खास चीजों के बारे में पूछता है, बैम्बू स्पिरिट ग्रास, व्हाइट सोल फ्लावर और पर्पल थंडर फ्रूट। एल्डर बाय थोड़े हैरान होकर पीछे मुड़ते हैं। वे बताते हैं कि ये जड़ी बूटियां इतनी दुर्लभ और अनमोल हैं कि बड़े बड़े कीमियागर एल्केमिस्ट्स इनके लिए जान दे सकते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि उन्हें खुद इनके बारे में ज्यादा नहीं पता और ये फेंग को वापस वुफेंग से ही सलाह लेने को कहते हैं। ये फेंग अपनी पिछली हरकतों पर विचार कर रहा है। वो बड़ी मासूमियत से कहता है, तो ये जड़ी बूटियां वाकई इतनी कीमती हैं? उसे अब समझ आ रहा है कि उसका जूनियर भाई वुफेंग उस पर क्यों चिल्ला रहा था। दरअसल इस पागल लड़के ने दुनिया की दुर्लभ जड़ी बूटियों को बाल्टी में डाल दिया था, सिर्फ अपने थके हुए पैर धोने के लिए। अगले ही पल हम एल्डर बाय का चेहरा देखते हैं, जिनकी आंखें पटी की पटी रह गई हैं। उनका चेहरा पसीने से तरबतर है और वो यकीन नहीं कर पा रहे कि उनके सामने खड़ा यह लड़का कितना बड़ा अमीर ज़्यादा बन रहा है। वो चिल्लाते हैं, क्या तुमने 3 दुर्लभ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल पैर भिगोने के लिए किया? उनके लिए ये किसी पाप से कम नहीं है। ये फेंग यहाँ भी नहीं रुकता। वह एक कुटिल मुस्कान ग्रिन के साथ एल्डर बाय को चुटकी काटते हुए कहता है, एल्डर आपको भी इसे ट्राई करना चाहिए। लेकिन फिर वह एक बम फोड़ता है। वह बताता है कि अगर इन जड़ी बूटियों को गलत तरीके से मिलाया जाए तो ये एक घातक जहर बन जाती है। एल्डर बाय की हालत खराब है, पर लालच देखिए वो फिर भी कहते हैं कि अगली बार मिले तो मेरे लिए बचा लेना। 5 घंटे के लंबे सफर के बाद दोनों एक भव्य शहर द टाउन पहुंचते हैं। जैसे ही पैर जमीन पर पड़ते हैं, एल्डर बाय अचानक बहुत बिजी होने का नाटक करते हैं। वो बड़े गंभीर बनकर कहते हैं, ये फेंग तुम यहाँ शहर में घूमो, मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। और हाँ, वो जाते जाते उसे चेतावनी देना नहीं भूलते, कोई मुसीबत मत खड़ी करना। एल्डर बाय इतनी तेजी से गायब होते हैं कि पीछे सिर्फ धूल उड़ती रह जाती है। ये फेंग बीच सड़क पर अकेला खड़ा रह जाता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, एल्डर बाय ने ग्रुप छोड़ दिया है। नायक बेचारा सोच में पड़ गया है कि आखिर ऐसा क्या जरूरी काम आ गया। कैमरा जूम इन होता है एल्डर बाय के
असली चेहरे पर। उनके चेहरे पर लालिमा है, आंखों में चमक और मुंह से लार टपक रही है। वो अपनी उंगलियां चटकाते हुए मन ही मन खुश हो रहे हैं। आखिरकार अब मैं अपने पुराने यार दोस्तों के साथ जमकर शराब फ्लावर वाइन पी सकूंगा। हमारा मुख्य किरदार एमसी एक भव्य और पारंपरिक शैली के भवन के सामने खड़ा होता है। उसके ऊपर एक बोर्ड लगा है जिस पर SIHA पवेलियन लिखा है। वो अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर सोच में पड़ जाता है, आखिर ये SIHA पवेलियन क्या भला है। वो इस नई जगह की हलचल और संस्कृति को समझने की कोशिश कर रहा है। अगले मोड़ पर उसे एक और दुकान दिखती है। वहां से आती आवाजों और माहौल को देखकर वो ताड़ जाता है कि ये है किंग शैन ब्लैकस्मिथ शॉप है। वो खुद से कहता है, जाहिर है ये जगह हथियार बनाने और उनकी मरम्मत के लिए है। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था। अब हमारा हीरो वैंगचुन टावर के सामने आता है। वहाँ का नजारा देखकर उसकी आंखें चमक उठती है। वो देखता है कि बाहर बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं खड़ी हैं। अपनी मासूमियत या नासमझी में वो सोचता है, वाह यहाँ तो बड़ी रौनक है, ये यकीनन मनोरंजन के लिए कोई बढ़िया जगह होगी। लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखने की कोशिश करता है, उसे असलियत समझ आती है। वह शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है। उसका चेहरा एकदम लाल पड़ जाता है और वह कांपते हुए वहां से उल्टे पांव भाग निकलता है। भागते भागते वह एक विशाल इमारत के सामने रुकता है। टियान्यू ऑक्शन हाउस, नीलाम घर। उसे याद आता है कि उसे अपने पास मौजूद जादुई पिल्स बेचनी है। वह सोचता है कि यहाँ कोई न कोई ऐसा विशेषज्ञ जरूर होगा जिसे एल्केमी कीमिया की अच्छी समझ हो। अचानक उसके मन में एक शंका पैदा होती है। वह अपने सिस्टम से बात करता है। वह थोड़ा डरा हुआ है कि वह यहाँ बहुत पैसा खर्च करने वाला है और बहुत कीमती चीजें बेचने वाला है। वह पूछता है, सिस्टम, अगर मेरे पंथ के लोग मेरी हिफाजत के लिए यहाँ नहीं हुए और मुझ पर कोई मुसीबत आ गई तो मेरा क्या होगा? मैं तो मारा जाऊंगा। तभी सिस्टम एक डिंग की आवाज के साथ जवाब देता है। स्क्रीन पर मस्क्यूलर और ताकतवर योद्धाओं डिवाइन गार्डियंस की तस्वीर उभरती है। सिस्टम उसे भरोसा दिलाता है, घबराओ मत, तुम्हारे पास दिव्य रक्षकों की एक पूरी फौज है। जैसे ही तुम्हारी जान पर कोई खतरा आएगा, ये खुद ब खुद प्रकट होकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे। यह सुनते ही हमारे हीरो की सारी चिंता हवा हो जाती है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही चालाक और संतुष्ट मुस्कान आती है। वो समझ जाता है कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है। वो मन ही मन कहता है, चलो अब मजा आएगा। पूरी अकड़ और आत्मविश्वास के साथ वो नीलामी घर के अंदर घुसता है। वो खुद से कहता है कि उसे जल्द ही जूनियर ब्रदर वुफेंग से भी मिलना है, लेकिन फिलहाल उसका मकसद पिल्स बेचना है। अंदर जाते ही एक कर्मचारी उसका अभिवादन करता है। यंग मास्टर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमारा हीरो बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आता है। मेरे पास कुछ पिल्स हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा है जो इनकी सही कीमत लगा सके? कर्मचारी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बिल्कुल, हमारे पास एक 6th ग्रेड एल्केमिस्ट, 6ठी श्रेणी का कीमियागर है जो खास तौर पर पिल्स की जांच करता है। आइए मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। काओ आनशान, जो एक अनुभवी और बुजुर्ग पारखी है, अपनी लंबी हुक्के वाली पाइप से धुआं छोड़ते हुए बड़ी शालीनता से पूछते हैं, युवा मालिक, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किस स्तर की गोली पिल यहाँ नीलाम करना चाहते हैं? उनकी आवाज में एक अनुभवी व्यक्ति का आत्मविश्वास है। पार हमारा मुख्य किरदार प्रोटैगनिस्ट बड़ी सहजता से एक छोटी सी गोली टेबल की तरफ उछालता है। वह बिना किसी दिखावे के कहता है, ये बस एक क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल है। काओ आनशान उसे देखकर मन ही मन सोचते हैं कि ये तो बस एक साधारण तीसरी श्रेणी की गोली होगी और वह आलस में जम्हाई लेने लगते हैं। जैसे ही काओ आनशान उस गोली को करीब से देखते हैं, उनकी आंखों की चमक बदल जाती है। वह झटके से अपनी जम्हाई रोकते हैं और गोली की जांच करते हैं। अचानक उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वे चिल्ला उठते हैं, 9 धारियां, 9 स्ट्राइप्स। उनकी आंखों में एक जुनून सा आ जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा चमत्कार नहीं देखा था। जहां एक तरफ काओ आनशान पसीने पसीने हो रहे हैं, वहीं हमारा हीरो अपना सिर खुजलाते हुए मासूमियत से पूछता है, ओह, क्या ये गोली वाकई इतनी दमदार है? उसे अंदाजा भी नहीं है कि उसने अनजाने में एक मास्टरपीस बना दिया है। काओ आनशान अब पूरी तरह जोश में है। वे मेज पर झुककर समझाते हैं, ये बहुत शक्तिशाली है, इसे बनाने में जरा सी चूक भी पूरी मेहनत खराब कर सकती है। आमतौर पर इसे उच्च स्तर के योद्धा ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 9 धारियों वाली इस गोली का असर अपनी चरम सीमा मैक्सिमम पर है। वे आगे बताते हैं कि उन्होंने आज तक सबसे बेहतरीन गोली जो देखी थी उसमें भी सिर्फ 8 धारियां थी। जब हीरो पूछता है कि इन धारियों का मतलब क्या है, तो काओ आनशान उसे एक बच्चे की तरह समझाने लगते हैं। 1 धारी मतलब 10% शक्ति, 2 धारी मतलब 20% और 9 धारी मतलब लगभग पूर्ण शक्ति। हीरो ये सब सुनकर थोड़ा परेशान और चिड़चिड़ा हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये बूढ़ा आदमी एक छोटी सी गोली के लिए इतना पागल
क्यों हो रहा है। कैमरा एक्सपर्ट पर जूम करता है जो अब हवा में हाथ फैलाकर नाच रहा है। वो समझाता है कि गोलियों पर बनी धारियां स्ट्राइप्स उनकी क्वालिटी का बेंचमार्क होती हैं। अगर किसी गोली पर सिर्फ एक धारी भी हो तो वो कच्ची जड़ी बूटियों से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर होती है। वो इसे अल्केमिस्ट की दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहा है। जैसे ही कीमत की बात आती है हमारे नायक का मूड अचानक बदल जाता है। चिढ़ की जगह अब उसके पीछे आग की लपटें ऑरा दिखाई दे रही हैं। उसकी आंखें चमक रही हैं और वो बड़े ही जोश के साथ पूछता है, तो फिर बताओ ये गोली आखिर बिकेगी कितने में। अब उसे ज्ञान में नहीं बल्कि मुनाफे में दिलचस्पी है। सीन बदलता है और हम मैनेजर के चेहरे का क्लोजअप देखते हैं। वो अपना चश्मा ठीक करते हुए और थूक गटकते गल्प हुए गंभीर हो जाता है। वो बताता है कि एक सामान्य तीसरी ग्रेड की गोली भी हजारों लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की आती है। माहौल में तनाव बढ़ जाता है क्योंकि असली धमाका अभी बाकी है। मैनेजर बड़ी सावधानी से उस गोली को एक कपड़े से पकड़कर उठाता है। गोली से सुनहरी चमक और सितारे निकल रहे हैं। वो बड़ी हैरानी से घोषित करता है कि ये कोई मामूली गोली नहीं बल्कि 9 स्ट्राइप्ड क्लींजिंग प्रोफाउंड पिल है। ये इतनी दुर्लभ है कि इसकी कोई तय कीमत ही नहीं है। इसे सिर्फ नीलामी ऑक्शन में ही बेचा जा सकता है। तभी हमारा नायक बड़ी मासूमियत से कहता है, ये मामूली सी गोली हजारों स्टोन्स की है। ये सुनकर मैनेजर का चेहरा गुस्से और हैरानी से कांपने लगता है। उसके लिए जो महा खजाना है हीरो उसे मामूली कह रहा है। पास खड़ा एक और शख्स सोचता है कि हीरो तो पागल है जिसने अपनी पढ़ाई पर पहले ही 6 लाख हाई ग्रेड स्टोन्स फूंक दिए हैं, इसलिए उसे ये हजारों की रकम छोटी लग रही है। अंत में हीरो अपना हाथ मेज पर टिकाता है और बड़े ही कूल अंदाज में पूछता है, नीलामी कब है। मैनेजर पालतू कुत्ते की तरह हाथ जोड़कर इसके आगे पीछे घूम रहा है और कहता है, आपका दिन शुभ है मालिक, आज दोपहर में ही नीलामी है। नायक हवा में एक और गोली उछालते हुए कहता है, ये लो एक और है, दोनों को बेच डालो। मैनेजर तो बस हक्का बक्का रह जाता है। वाह, जाते जाते पीछे मुड़कर कहता है, एक बार जब तुम इन्हें बेच दो तो मैं अपने स्पिरिट स्टोन्स लेने वापस आऊंगा। बेचारा बूढ़ा रिफाइनर जो खुद एक अमेथिस्ट एलिस रेल्म का उच्च स्तरीय कल्टीवेटर है बस कांपते हुए सोचता है, ये छोकरा कितना अहंकारी है। हमारा हीरो मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, ये मामूली सी गोली इतनी महंगी है, मुझे देखना है कि कौन से बड़े बेवकूफ इन 2 गोलियों पर बोली लगाते हैं। पीछे खड़ा रिफाइनर हक्का बक्का रह जाता है। बड़े बेवकूफ, उसे यकीन नहीं हो रहा कि जिसे दुनिया बेशकीमती मानती है ये लड़का उसे कचरा समझ रहा है। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए वह अपनी बनाई हुई किसी चीज को चखता है और कहता है, ये चीज बुरी नहीं है, इसका स्वाद काफी अच्छा है। तभी उसे पास की झाड़ियों से कराहने की आवाज आती है, अवू अवू अवू। तभी वहाँ उसे एक छोटा सा मासूम और भूखा कुत्ता मिलता है। उसे देखते ही हमारे नायक की आंखों में चमक आ जाती है। वह अपनी दिव्य गणना कैलकुलेशंस करता है और घोषणा करता है, डोगी, मैंने अभी गणित लगाया है और पाया कि तुम्हारा और मेरा भाग्य जुड़ा हुआ है। अब से तुम मेरे साथ चलोगे। हीरो उसे एक बड़ा बन, बिग बन खाने को देता है और प्यार से कहता है, खाओ और खाओ, तुम इतने भूखे हो कि बाद में पक्का बहुत सारा खाओगे। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है, वो कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं बनने वाला। हमारा हीरो अपनी शैतानी मुस्कान के साथ सोचता है, इस बार मैं सारी 10,000 क्लींजिंग प्रोफाउंड पिल्स खर्च करने जा रहा हूँ। अगर हम चारों मिलकर भी इन्हें खाएं तो हमारे गाल सूज जाएंगे। अगली बार लूट में जो भी गोलियां मिलेंगी मैं इस नन्हे पीले कुत्ते को खिला दूंगा। अंत में वो एक गहरी और मजाकिया बात सोचता है, जबकि कुत्ता अब काला चश्मा पहनकर स्वैग में आ चुका है। वैसे अगर इस दुनिया के लोगों को पता चला कि वे एक कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं तो क्या वे सदमे से ढह जाएंगे। कुत्ता बस शान से कहता है, वुफ, जैसे कह रहा हो अब अपूर्ण का राज है। हमारे यंग मास्टर को एक नन्हा और मासूम पिल्ला मिलता है, लेकिन जैसे ही वह उसे उठाता है मास्टर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वह कहता है, चलो पहले तुम्हें नहलाते हैं, फिर तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। बेचारा पिल्ला समझ ही नहीं पा रहा कि वह किसी मालिक के हत्थे चढ़ा है या किसी विलेन के। कुछ ही देर बाद वे शहर के सबसे आलीशान XX रेस्टोरेंट के सामने खड़े होते हैं। इमारत भव्य है लेकिन एक समस्या है, पिल्ला कीचड़ में लथपथ और बहुत गंदा है। जैसे ही मास्टर अंदर कदम रखने की कोशिश करता है वहाँ का वेटर रास्ता रोक लेता है। वेटर कड़े लहजे में कहता है, यंग मास्टर, कुत्तों का अंदर आना मना है। हमारे नायक को अपनी दौलत पर बड़ा नाज है। वह मुस्कुराकर पूछता है, कितने स्पिरिट स्टोन्स चाहिए। मुझे बस एक टॉप क्लास कमरा चाहिए ताकि मैं अपने कुत्ते को नहला सकूं। लेकिन वेटर आज ईमानदारी की मूरत बना हुआ है। वह चिल्लाकर कहता है, जब तक मैं यहाँ हूँ दुनिया की कोई भी दौलत इस जानवर को अंदर नहीं ले जा सकती। यंग मास्टर अपनी आंखें सिकोड़ता है और सोच में पड़ जाता है। उसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है। चेहरा एकदम शांत है पर इरादे खतरनाक लग रहे हैं। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं एक आलीशान कमरे का नजारा। पिल्ला मजे से गर्म पानी के टब में तैर रहा है और जानते हैं, वही वेटर जो उसूलों की बातें कर रहा
था अब झुककर विनती कर रहा है, मालिक अगर पानी कम गर्म हो तो बताइएगा, मैं अभी एक और बाल्टी ले आता हूँ। मास्टर चिढ़क कर उसे झिड़क देता है, दफा हो जाओ, और वेटर दुम हिलाते हुए बाहर निकल जाता है। आखिर में पैसे या शायद थोड़ी सी धमकी ने अपना काम कर ही दिया। कहानी की शुरुआत एक आलीशान कमरे के दरवाजे के जोरदार धमाके के साथ होती है। हमारा नायक अपनी फिजूल खर्ची के लिए जाना जाता है। उसकी साथी सिस्टम के मैसेज को देखकर हैरान है। वह सोचती है कि एक साधारण कमरे के लिए 10 गुना ज्यादा कीमत देना पागलपन है, लेकिन नायक के लिए ये सिर्फ उसके बिग स्पेंडिंग मिशन का हिस्सा है। नायक अपनी साथी को झिड़कते हुए कहता है कि वह जल्दी से तैयार हो जाए क्योंकि उसे काम पर लगना है। वह शिकायत करता है कि उसकी वजह से वह और 100 पॉइंट्स कमाने से चूक गया। वहीं उनका छोटा सा कुत्ता शिबा इनु मासूमियत से उसे देख रहा है। नायक कुत्ते को नहलाते हुए उसे देखकर मुस्कुराता है। उसे लगता है कि ये कुत्ता बहुत ही सीधा और बुद्धू है। वह मन ही मन योजना बनाता है कि भविष्य में वह किसी तरह इस कुत्ते की दिमागी शक्ति इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि नायक ने कुत्ते के सामने कुछ खाने को रखा है। वह कुत्ता बिना कुछ सोचे समझे बड़े मजे से उसे क्रंच क्रंच करते हुए चबाने लगता है। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वह क्या खा रहा है। नायक कुत्ते को खाते देख क्रंच कसता है। वह कहता है कि ये कुत्ता इतना भोला है कि इसे ये भी नहीं पता कि खाने में जहर भी हो सकता है। वह बस अपनी मस्ती में खाए जा रहा है। यहाँ नायक की कल्पना दिखाई गई है। वह सोचता है कि एक दिन ये छोटा सा कुत्ता एक विशालकाय और ताकतवर बॉडी बिल्डर कुत्ता बन जाएगा जो एक वफादार नौकर की तरह उसके साथ रहेगा, तरह भारी भरकम बोरियां उठाएगा और उसके सारे काम करेगा। जैसे नायक कुत्ते को टेबल पर खाना खाता छोड़कर बाहर निकल जाता है। वो कहता है कि वो बाहर जाकर कुछ मजेदार फन तलाश में जा रहा है, ये सोचकर कि कुत्ता तो बस खाने में व्यस्त है। जैसे ही नायक जाता है कुत्ते के शरीर में बदलाव शुरू होने लगते हैं। खाना खाते समय अचानक उसके सिर के अंदर एक अजीब सी रोशनी चमकती है। ऐसा लगता है जैसे उसका दिमाग अनलॉक हो रहा है। कुत्ता अपना सिर ऊपर उठाता है, उसकी आंखें चमक रही है और उसके चारों ओर एक दिव्य प्रभामंडल ऑरा दिखाई देता है। अंत में वो आसमान की तरफ मुंह करके एक शक्तिशाली दहाड़ लगाता है। अब वो साफ है कि नायक ने अनजाने में इस बुद्धू कुत्ते को कुछ ऐसा खिला दिया है जिसने उसे एक साधारण जानवर से कुछ बहुत शक्तिशाली बना दिया है। 1 घंटे बाद अंधेरे में हमारा नायक ये फेंग अपने पालतू कुत्ते को झिड़क रहा है। वो हैरान है कि उसका कुत्ता इतनी जल्दी हार मान गया। वो कहता है, अरे डोगी जल्दी करो और खाना जारी रखो, क्या तुम सिर्फ 2000 से कुछ ज्यादा गोलियां खाकर ही सुस्त पड़ गए? अगले ही पल हम देखते हैं कि उस छोटे से कुत्ते की हालत खराब है। उसकी आंखों में आंसू है और वो बुरी तरह हाफ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसका पेट फटने वाला हो। ये फेंग उसकी हालत देखकर थोड़ा नरम पड़ता है और कहता है, ठीक है, अगर नहीं खाना चाहते तो छोड़ो, मैं भी घूमने के लिए बहुत आलसी महसूस कर रहा हूँ, चलो साथ में सो जाते हैं। ये फेंग उस भारी भरकम कुत्ते को गोद में उठाकर बिस्तर की ओर ले जाता है। वो एक लंबी सांस भरते हुए कहता है, सच में एक बड़ा रईस बिग स्पेंडर होना बहुत थका देने वाला काम है। उसे लगता है कि उसने बस अपने पालतू जानवर को बहुत सारा कीमती खाना खिलाया है। जैसे ही ये फेंग गहरी नींद में सोता है कमरे का नजारा बदल जाता है। कुत्ते के शरीर से अजीब सी नीली रोशनी और बिजली जैसी तरंगे निकलने लगती है। ये फेंग बेड पर सो रहा है जबकि उसके बगल में लेटा डोगी अब कोई साधारण कुत्ता नहीं रहा। यहाँ बड़ा खुलासा होता है। उन 9 धारियों वाली विशेष गोलियों 9 स्ट्राइप्ड पिल्स का असर शुरू हो चुका है। वे गोलियां कोई साधारण भोजन नहीं थी बल्कि अत्यंत शक्तिशाली औषधि थी। वो छोटा सा कुत्ता अब एक भयानक 20 शक्तिशाली दानव में तब्दील हो रहा है। दृश्य बदलता है और हम 2 बुजुर्गों एल्डर शिया और एल्डर बाई को एक सजे हुए कमरे में चाय पीते हुए देखते हैं। एल्डर शिया शिकायत करते हैं कि वे सुबह से एल्डर बाई का इंतजार कर रहे थे लेकिन वे गायब थे। एल्डर बाई मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वे किसी बहुत जरूरी काम से गए थे। एल्डर बाई अपनी मुट्ठी बंद करके बड़े रहस्यमयी अंदाज में बताते हैं कि उन्हें पर्पल फीनिक्स सिटी के ऑक्शन हाउस से कुछ विशेष मिला है, 3rd ग्रेड क्लींजिंग प्रोफाउंड पिल्स। ये सुनते ही माहौल में उत्सुकता बढ़ जाती है। एल्डर शिया को लगता है कि शायद इनमें 7 धारियां होंगी, लेकिन एल्डर बाई उन्हें टोकते हुए चिल्लाते हैं 9 धारियां, और एक नहीं बल्कि 2। वे बताते हैं कि ये गोलियां परफेक्ट श्रेणी की है जो लगभग एक काल्पनिक 10 धारी वाली गोली के बराबर शक्ति रखती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एल्डर बाय बताते हैं कि ये किसी महान उस्ताद ने नहीं बनाई बल्कि एक नौजवान इन्हें बेचने के लिए लाया था। ये सुनकर एल्डर शिया के हाथ से चाय का कप छूटने को होता है। कहानी इस सवाल के साथ रुकती है जहां एल्डर शिया बेहद गंभीर होकर पूछते हैं, एल्डर बाय क्या आप उस नौजवान का नाम जानते हैं? एल्डर
शिया अपनी बाहें फैलाकर लाचारी जताते हैं। वो बताते हैं कि वो युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने नीलामी घर के नियमों की धज्जियां उड़ा दी थी। न अपना नाम बताया, न ही कोई सुरक्षा राशि डिपॉजिट जमा की। उसने बस अपनी कीमती वस्तुएं मूल्यांकित को थमाई और ये कहकर चला गया कि वो अपने पैसे बाद में ले जाएगा। ये आत्मविश्वास किसी बड़े घराने की ओर इशारा करता है। यहाँ हमें एल्डर के मन की स्थिति दिखाई देती है। उनके दिमाग में उस युवक की एक धुंधली और चुलबुली चीबी स्टाइल छवि घूम रही है, जिसके सिर पर अनक्लियर लिखा है। वो समझ नहीं पा रहे कि कोई इतना शक्तिशाली होकर भी इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। एल्डर शिया फुसफुसाते हुए एक बड़ा दावा करते हैं। वो कहते हैं कि उस युवक का व्यवहार देखकर लगता है कि जिन पिल्स दवाइयों के लिए दुनिया लड़ रही है, उसके लिए वे मामूली कंकड़ पत्थर जैसी है। उनका निष्कर्ष है वो लड़का निश्चित रूप से किसी छिपे हुए संप्रदाय, हिडन सेक्ट या किसी पावन दिव्य स्थान का उत्तराधिकारी है। जैसे जैसे एल्डर शिया उस लड़के की महानता का बखान करते हैं, हमारे मुख्य एल्डर का पसीना छूटने लगता है। उनके पीछे का बैकग्राउंड गहरा और तनावपूर्ण हो जाता है। वो कल्पना करते हैं कि वो युवक कितना बेखौफ होकर अपनी कैंडी टैंकुलू खा रहा होगा, जबकि यहाँ बड़े बड़े दिग्गज उसके नाम के लिए तरस रहे हैं। माहौल को बदलते हुए एल्डर शिया खड़े होते हैं और कहते हैं, मेरे साथ चलिए, मैं आपको किसी खास शख्स से मिलवाता हूँ। जिज्ञासावश दूसरे एल्डर पूछते रहे, अब ये कौन है? चलते हुए एल्डर शिया एक नया राज खोलते हैं। वो अपनी यंग मिस कुल की राजकुमारी या गुरु का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि जिस व्यक्ति से वे मिलने जा रहे हैं वो उस यंग मिस का सीधा शिष्य, डायरेक्ट डिसाइपल है। कक्ष की बनावट और रोशनी इस मुलाकात की गंभीरता को और बढ़ा देती है। पुराने ख्यालात के एल्डर अभी भी प्रभावित नहीं है। वो तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहते हैं, सिर्फ एक शिष्य? भला एक शिष्य में ऐसा क्या खास होगा जिसे देखने के लिए मुझे जाना पड़े? दृश्य के अंत में एल्डर शिया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान और गहरी थकान, डेडपैन लुक दिखाई देती है। वो गहरी सांस छोड़ते हुए मन ही मन सोचते हैं कि आप नहीं जानते कि वो शिष्य किस बला का नाम है। वो बस इतना ही कह पाते हैं, आप नहीं समझेंगे। कहानी एक शानदार प्राचीन चीनी शैली की इमारत यानी ऑक्शन हाउस से शुरू होती है। नीलामी घर के अंदर भारी भीड़ है और नीचे मुख्य मंच पर एक नीलामी करता ऑक्शनियर मेज के पीछे खड़ा है। माहौल में काफी गहमा गहमी है। ऊपर एक निजी बालकनी से नीचे के शोर शराबे को देखती हुई एक रहस्यमयी महिला खड़ी है। उसके लंबे सफेद बाल हैं और उसने एक खूबसूरत सफेद नीली पोशाक पहनी है। वो अपने शिष्यों की ओर मुड़कर कहती है, तुम दोनों काफी भाग्यशाली हो। वो महिला, जो एक मास्टर गुरु है, अपने शिष्यों को बताती है कि वो असल में उनके लिए जड़ी बूटियां ढूंढने निकली थी, पर उसे कुछ अविश्वसनीय मिला है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे लिए स्पिरिट हर्ब्स खोजते समय मुझे ये कभी न देखे गए 9 स्ट्राइप्ड क्लींजिंग प्रोफाउंड पिल्स मिल जाएंगे। मास्टर अपनी पूरी शक्ति और गर्व के साथ चमकते हुए बैकग्राउंड में खड़ी होती है। वो घोषणा करती है कि वो इन गोलियों को किसी भी कीमत पर खरीदेगी। ये 2 3rd ग्रेड तीसरे दर्जे की 9 स्ट्राइप्ड क्लींजिंग प्रोफाउंड पिल्स तुम दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होंगी। आज चाहे कितनी भी कीमत क्यों न हो, मैं तुम्हारी गुरु होने के नाते इन्हें हासिल करने में तुम्हारी मदद करूंगी। उसका छोटा शिष्य खुशी से झूम उठता है और सम्मान में झुककर कहता है, धन्यवाद मास्टर। यहाँ कहानी थोड़ी कॉमेडी की तरफ मुड़ती है। मास्टर अपने मन में कल्पना फैंटेसी कर रही है कि उसके शिष्य उसे कितना महान मानते हैं। कल्पना में वो एक कुर्सी पर शान से बैठी है और उसका शिष्य उसके घुटनों को पकड़कर उसकी तारीफ कर रहा है। वो मन ही मन पूछती है, तुम्हारे क्या विचार है कि ये मास्टर तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है? और कल्पना में शिष्य जवाब देता है, मास्टर आप वास्तव में बहुत दयालु हैं। या आखिरी दृश्य में मास्टर का एक प्यारा सा चिबी चेहरा दिखाया गया है। वो अपनी ही उदारता से इतनी प्रभावित है कि अपनी उंगली गाल पर रखकर मुस्कुराते हुए सोचती है, मेरे डायरेक्ट डिसाइपल, खास शिष्य, बेझिझक मेरी जितनी चाहे उतनी तारीफ करो। एल्डर बाई और उनके साथी एक भारी लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़े हैं। एल्डर बाई का साथी दरवाजा खटखटाता है, नॉक नॉक, और धीमी आवाज में कहता है, हम यही वो जगह है। दरवाजा अंदर से बंद है। क्या वो सो रहा है? माहौल में एक अजीब सी शांति है। सोने की बात सुनते ही एल्डर बाई का खून खौल उठता है। उनकी आंखें गुस्से से चमकने लगती हैं और चेहरे पर नसें उभर आती हैं। वो दहाड़ते हैं, एक काबिल कल्टीवेटर को सोने में अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उनके शरीर से एक शक्तिशाली आभा ऑरा निकलने लगती है। एल्डर बाई अपनी कल्टीवेशन शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और एक जोरदार फ्लाइंग किक मारकर दरवाजे के परखच्चे उड़ा देते हैं। वो चिल्लाते हैं, ये फेंग उठ जाओ। धूल और लकड़ी के टुकड़ों के बीच उनकी एंट्री किसी एक्शन फिल्म के हीरो जैसी होती है। धूल जमने के बाद कैमरा कमरे के अंदर का नजारा दिखाता है। एल्डर बाय अपनी किक मारने वाली पोजीशन में ही जम जाते हैं। उनके पीछे खड़ा साथी हैरान परेशान है। कमरे में कोई ट्रेनिंग
शाइनिंग नहीं चल रही, बस सन्नाटा है। कैमरा धीरे से बिस्तर की ओर मुड़ता है। यहाँ हमारा मुख्य किरदार ये फेंग घोड़े बेचकर सो रहा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बिस्तर के नीचे उसका कुत्ता भी बिल्कुल उसी मुद्रा में लेटा हुआ है, जैसे वो अपने मालिक की कार्बन कॉपी हो। दोनों के चारों ओर शाइनिंग इफेक्ट है, जैसे सोना ही उनकी साधना हो। अचानक शोर से ये फेंग की नींद खुलती है। वो अपनी एक आंख खोलता है और एल्डर बाय को दरवाजे पर खड़ा देख जरा भी नहीं घबराता। वो बड़े आराम से पूछता है, अरे एल्डर बाय, आप यहाँ? क्या आपका काम इतनी जल्दी खत्म हो गया? उसकी मासूमियत देख एल्डर बाय का सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। जैसे ही ये फेंग पूरी तरह जागता है, वो खुद को अनुशासित दिखाने की कोशिश करता है। वो अचानक अपने कुत्ते की ओर मुड़ता है और चिल्लाने लगता है। उसे खुद के सोने का कोई मलाल नहीं है, लेकिन उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि उसका कुत्ता काम नहीं कर रहा। ये फेंग गुस्से में लाल पीला होकर कुत्ते को डांटता है, बेवकूफ कुत्ते, तू बस सोता रहता है। तूने अभी तक ये कल्टीवेशन पिल्स खाकर खत्म क्यों नहीं की? वो फर्श पर बिखरी हुई कीमती गोलियों की तरफ इशारा करता है, जो किसी भी आम कल्टीवेटर के लिए खजाना होती। अंत में कुत्ता अपनी असली फितरत दिखाता है। वो अपनी एक आंख खोलता है, चेहरा बिगाड़ता है और बड़े एटीट्यूड के साथ अपनी पिछली टांग से उन गोलियों को दूर फेंक देता है। एल्डर शिया, जो एक बहुत बड़े अल्केमिस्ट है, अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे। उनकी आंखें पटी की पटी रह गई हैं और चेहरे पर पसीना है। उन्हें अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा दिखा है जो तर्क से परे है। वो हकलाते हुए कहते हैं, मुझे लगता है मैंने अभी कुछ देखा। गुस्सा अब एल्डर शिया के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। वो चिल्लाते हैं कि जो गोलियां वो देख रहे हैं वे 9 स्ट्राइप 3rd ग्रेड क्लींजिंग प्रोफाउंड पिल्स है। ये इतनी दुर्लभ है कि वो इन्हें अपने खानदान की वसीयत बनाना चाहते थे, पर यहाँ नजारा ही कुछ और है। एक कुत्ता उन बेशकीमती गोलियों को खाने से मना कर रहा है। एल्डर शिया का अस्तित्व डगमगा जाता है। वो सोचने लगते हैं कि एक महान 9th रैंक अल्केमिस्ट होने के बावजूद उनकी कीमत इस कुत्ते से भी कम है। तभी उनका साथी हस्तक्षेप करता है और स्थिति स्पष्ट करता है। वो एल्डर शिया को समझाता है कि जिसे वो एक मामूली आवारा कुत्ता समझ रहे हैं, वो दरअसल असाधारण है। वो कुत्ता हवा से आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर खींच रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। जैसे जैसे कुत्ता ऊर्जा सोखता है, उसके चारों ओर एक चमकदार रोशनी का घेरा बन जाता है। साथ ही भविष्यवाणी करता है कि जिस रफ्तार से ये कुत्ता बढ़ रहा है, 1 साल के भीतर ये एक शक्तिशाली डिमोनिस्ट बीस्ट बन जाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कुत्ते के खून में कोई दानवी अंश नहीं है। यह अपनी शुद्धता के कारण एक साधारण जानवर से सीधे विकसित हो रहा है। एल्डर शिया अभी भी सदमे में है। वो कुत्ते को अपने हाथों में ऊपर उठाते हैं। कुत्ता बहुत ही मासूम और उलझन में दिख रहा है, जैसे पूछ रहा हो, क्या हुआ? एल्डर शिया कांपती आवाज में पास खड़े लड़के से पूछते हैं, तुमने इसे कितनी गोलियां खिलाई हैं? हमारा मुख्य किरदार MC बड़ी सादगी से अपनी उंगली उठाता है, जैसे किसी बहुत मामूली चीज के बारे में बता रहा हो। उसके चेहरे पर कोई पछतावा या हैरानी नहीं है। वो धीरे से कहता है, ज्यादा नहीं, मेरा अंदाजा है कि बस 2000 से थोड़ी ऊपर होंगी। 2000 गोलियां। यह सुनकर एल्डर शिया की सहन शक्ति जवाब दे जाती है। हजारों करोड़ों की संपत्ति एक कुत्ते को खिला दी गई। सदमे के मारे उनके मुंह से खून की धार निकलती है और वो पीछे की ओर गिर जाते हैं। कुत्ता नीचे बैठा उन्हें गिरते हुए देखता है और हमारा बेफिक्र नायक बस वहीं खड़ा रहता है। एल्डर शिया गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं। उन्होंने एल्डर बाय तियानहोंग का गला पकड़ रखा है और उन्हें जोर जोर से झकझोर रहे हैं। वो चिल्ला रहे हैं कि कैसे एक मामूली सा चेला ऐसी दुर्लभ दवाइयां, पिल्स जिनकी कीमत हजारों में है, एक कुत्ते को खिला सकता है। वो एल्डर बाय से पूछते हैं, क्या तुम्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं आ रही? अगले ही पल हम एल्डर बाय का चेहरा देखते हैं। उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं, बल्कि एक गहरी बेबसी है। वो कांपती आवाज में जवाब देते हैं, यह लड़का, ये फेंग इतना अमीर है कि उसने मुझे अपनी दौलत से खरीद लिया है। अब मैं उसका एल्डर नहीं, उसका कर्मचारी हूँ। गुस्सैल बुजुर्ग हैरान रह जाते हैं। वह याद दिलाते हैं कि बाय तियानहोंग कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि स्टार स्पिरिट सेक्ट के 8 महान एल्डर्स में से एक है और 3rd लेयर ट्रांसेंडिंग ट्रिब्यूलेशन रेलम के एक बेहद शक्तिशाली योद्धा है। उनका एक शिष्य के नीचे काम करना कल्टीवेशन की दुनिया के अपमान जैसा है। एल्डर बाय अपनी नजरें चुराते हुए कहते हैं, दोष मेरा नहीं है, उसने मुझे इतना धन दिया है कि उसे ठुकराना नामुमकिन था। पीछे की तरफ हम मुख्य पात्र ये फेंग को शांति से खड़े देखते हैं, जो अपने पालतू कुत्ते के
साथ वहाँ मौजूद है। तभी हमारा हीरो ये फेंग अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ आगे आता है। वह कहता है, एल्डर बाई, एक छोटा सा काम है, बदले में हमेशा की तरह 10,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे। वह बताता है कि उसका कुत्ता अब ये गोलियां खाकर बोर हो गया है और उसे रात होने से पहले बाकी बची गोलियां खत्म करनी है। एल्डर बाई अपनी महानता का ढोंग करते हुए पूछते हैं, तो क्या तुम चाहते हो कि ये दवाइयां मैं खाऊं और कितनी बची है? ये वेंग मासूमियत से जवाब देता है, बस 7,000 ही तो है, पर क्या आपके दांत यह बोझ सह पाएंगे? जैसे ही 10,000 स्पिरिट स्टोन्स की बात आती है, एल्डर बाई का सारा ईगो हवा हो जाता है। वह सीना तान कर कहते हैं, मुझे बूढ़ा समझने की गलती मत करो, मेरे असली दांत अभी भी लोहे जैसे मजबूत है। तभी उनका साथी नाराज बुजुर्ग तंज कसता रहे, इतनी जल्दी मान गए? और जहाँ तक मुझे याद है तुम तो नकली बत्तीसी डेंचर्स पहनते हो। एल्डर बाई के चेहरे पर पसीना आ जाता है, पर पैसों की चमक के आगे उन्हें अपनी बत्तीसी की फिक्र नहीं है। आखिरी दृश्यों में ये फेंग एक बड़े मटके से हजारों चमकती हुई सुनहरी गोलियां फर्श पर उड़ेल देता है। चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। वो कीमती गोलियां जिन्हें पाने के लिए लोग अपनी जान दे देते हैं, यहाँ जमीन पर कचरे की तरह बिखरी पड़ी। ये फेंग एक शरारती मुस्कान के साथ कहता है, एल्डर बाई, चलिए दावत शुरू करते हैं। एल्डर बाई भी अब पीछे नहीं हटते। वो किसी भूखे इंसान की तरह टेबल पर झपट पड़ते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक ग्लो आ जाती है। साधना की गोलियां अब उनके लिए पॉपकॉर्न बन चुकी है। अब बारी आती है ये फेंग के पालतू कुत्ते की। बेचारा कुत्ता डरा हुआ देख रहा है तो ये फेंग उसे पैर से हल्का सा धक्का देते हुए धमकाता है। अबे ओ डोगी, क्या देख रहा है? जमीन पर गिरी हुई पिल्स फटाफट साफ कर, वरना आज रात तेरा स्टू सूप बना दूंगा। अंतिम दृश्य में कैमरा जूम आउट होता है। एक तरफ एल्डर बाई टेबल पर मुंह मार रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, बड़ा स्वाद है। दूसरी तरफ कुत्ता डर के मारे गोलियां चबा रहा है। ये नजारा देखकर पीछे खड़ा आदमी अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। वो चिल्लाता है, ये सब पागल हो गए हैं। पूरी दुनिया इन गोलियों के लिए मरती है और ये इन्हें मूंगफली की तरह खा रहे हैं। स्क्रीन पर बड़ा बड़ा लिखा आता है, आखिर सबसे महान पिल ईटर गोली खाने वाला कौन है? बैकग्राउंड में लोग चीयर्स कर रहे हैं। टेबल पर चमचमाती हुई गोलियों का एक विशाल ढेर लगा है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई कढ़ाई में गर्मा गर्म पॉपकॉर्न बना रहा हो। कैमरा एल्डर बाई के चेहरे पर जूम करता है। उनके गाल गोलियों से ठसाठस भरे हुए हैं और वो मजे से उन्हें चबा रहे हैं। वो मन ही मन सोचते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये 9 स्ट्राइप्ड प्योर प्रोफाउंड पिल्स इतनी स्वादिष्ट होंगी। हालांकि उनके ऊंचे लेवल के हिसाब से इन गोलियों का जादुई असर उन पर बेअसर है, फिर भी वो स्वाद के मजे लूट रहे हैं। यहाँ एल्डर बाई अपनी गरीबी के दिनों को याद करते हैं। एक फ्लैशबैक सीन आता है जहाँ वो आसमान की तरफ हाथ फैलाए एक अकेली चमकती हुई गोली तो निहार रहे हैं। वो बताते हैं कि एक समय था जब उन्होंने 5 स्ट्राइप्ड 9th ग्रेड की बस एक गोली खरीदी थी और उस एक गोली ने उनकी जिंदगी भर की तिजोरी का 10वां हिस्सा 1/3 साफ कर दिया था। अब सीन वापस वर्तमान में आता है। एल्डर बाई की आंखों से गंगा जमुना बह रही है और वो फूट फूट कर रो रहे हैं। वो रोते हुए कहते हैं कि उस महंगी गोली का स्वाद तो इन गोलियों के सामने कुछ भी नहीं है। भले ही ये सिर्फ 3rd ग्रेड की है, लेकिन वो सोचते हैं कि काश उन्हें ये मुफ्त का माल 60 साल पहले मिल गया होता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ये फेंग हवा में हाथ लहराते हुए बहुत ही कूल अंदाज में एंट्री मारता है। वो रोते हुए बुजुर्ग से कहता है, एल्डर बाई, अगर आपका पेट भर गया है या आप और नहीं खाना चाहते तो रोइए मत, मैं आपको इसके बदले 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स कैश दे दूंगा। कमरे में खड़ा दूसरा सीनियर एल्डर बेहद गंभीर और उदास चेहरा बनाकर ये फेंग से कहता है, बच्चे तुम छोटे हो, तुम ये दर्द नहीं समझोगे। वो एक कड़वा सच बताता है कि अगर उन दोनों को ये गोलियां जवानी के दिनों में मिल जाती तो वे कब के हेवनली ट्रिब्यूलेशन स्वर्ग की परीक्षा को पार कर अमर लोक में पहुंच चुके होते। वे दोनों इस समय ट्रांसेंडिंग ट्रिब्यूलेशन रियलम की तीसरी लेयर के शिखर पीक पर अटके हुए हैं। वे चौथी लेयर पर कदम तो रख सकते हैं, लेकिन डरते हैं क्योंकि अगर वे फेल हुए तो राख बन जाएंगे। वैसे मैं तुम्हारे सेक्ट से नहीं हूँ तो भी चलेगा ना? कुछ समय बाद पूरा कमरा गोलियां चबाने की आवाजों क्रंच क्रंच से गूंज रहा है। सब लोग किसी बफे सिस्टम की तरह टेबल पर टूट पड़े हैं। दूसरी तरफ ये फेंग खिड़की पर आराम से बैठा है और सोच रहा है कि उसके मास्टर और जूनियर भाई वूफेन को यहाँ आने में इतनी देर क्यों लग रही है। तभी एक सीनियर एल्डर अपना बड़ा सा पेट सहलाते हुए ये फेंग से पूछते हैं, ये फेंग सच सच बताओ, तियान्यू ऑक्शन हाउस में जो 2 चमत्कारी गोलियां आसमान छूती कीमतों पर नीलाम हुई थी वो भी तुम्हारी ही थी ना? ये फेंग हवा में एक गोली उछालता है और एक शातिर खलनायक जैसी मुस्कान के साथ कहता है, बिल्कुल, वो दोनों भी मेरी ही थी। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि कौन बेवकूफ इतनी मामूली गोली
गोलियों के लिए लाखों स्पिरिट स्टोन्स लुटाकर बलि का बकरा स्केपगोट बनता है। तभी ऑक्शन हाउस से सीधे लड़ाई जीत कर आ रही एक बेहद खूबसूरत सफेद बालों वाली लड़की दरवाजे पर आकर खड़ी होती है। ये कोई और नहीं बल्कि ये फेंग की मास्टर है। वो अपने हाथ में एक कीमती बॉक्स पकड़े हुए है और मन ही मन अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसने अपनी जान दांव पर लगाकर अपने चेलों के लिए दुनिया का सबसे दुर्लभ खजाना खरीदा है। मास्टर का जूनियर चैना बॉक्स को देखकर अपनी आंखें चमकाता है और कहता है, सीनियर भाई ये फेंग यहाँ देखो, मास्टर हमारे लिए क्या लाई है। मास्टर भी मंद मंद मुस्कुरा रही है और सोच रही है, ये फेंग भले ही अमीर हो पर जो खजाना मैं लाई हूँ उसे कोई पैसों से नहीं खरीद सकता। देखना वो इसे देखकर हैरान रह जाएगा। लेकिन जैसे ही मास्टर कमरे के अंदर कदम रखती है उसे ये फेंग की वो आवाज सुनाई देती है, मैं तो बस बलि का बकरा ढूंढ रहा था। मास्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि जिस खजाने के लिए वो बाहर दुनिया से लड़ रही थी वो खजाना यहाँ टेबल पर कबार की तरह बिखरा पड़ा है। मास्टर का सबसे अंधकारमय पल। मास्टर के मुंह से सदमे के मारे खून की धार निकल आती है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। उसे एहसास हो चुका है कि वो खुद ही अपने चेले की बिछाई हुई जाल में फंसकर सबसे बड़ी बलि का बकरा बन चुकी है। जूनियर चेला घबराकर चिल्लाता है, मास्टर। मास्टर अपना सिर पकड़कर रोने जैसी शक्ल बना लेती है। वो टेबल के सहारे टिक जाती है और भारी मन से कहती है, यानी जिन मामूली गोलियों को मेरा चेला यहाँ कौड़ियों के भाव बांट रहा है उन्हें मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी मानकर लड़ रही थी। एल्डर बाई, क्या मैं आपको दुनिया की सबसे मूर्ख इंसान लग रही हूँ? एल्डर बाई बेचारे डरकर कहते हैं, नहीं नहीं, आपने जो किया सेक्ट के भले के लिए ही किया। तभी वहाँ मास्टर का दूसरा चेला एंट्री मारता है। उसके मुंह से लार टपक रही है। वह इस गंभीर माहौल को नजरअंदाज करते हुए सीधे गोलियों के ढेर की तरफ देखता है और पूछता है, मास्टर, सीनियर भाई, क्या मैं ये बची हुई गोलियां खा सकता हूँ? एल्डर बाई और बाकी लोग खुशी से ताली बजाते हैं कि चलो एक और बकरा मिल गया। ये फेंग कहता है, हाँ भाई, जितना मर्जी उतना खा। तभी गोलियों की खुशबू सूंघकर वहाँ एक छोटा सा पालतू कुत्ता आ जाता है। कुत्ता मजे से जीव निकालकर गोलियों को देखने लगता है। जूनियर चेला डर के मारे चिल्लाता है, ओह नहीं, अगर इस कुत्ते ने ये जादुई गोलियां खा ली तो मेरा दिल टूट जाएगा। जूनियर भाई हवा में उड़ते हुए कुत्ते को एक जोरदार लात किक मारता है। कुत्ता चिढ़कर एक कोने में बैठ जाता है और ऐसा मुंह बनाता है जैसे कह रहा हो, बड़े आए गोली वाले। तभी मास्टर को पता चलता है कि ये फेंग पहले ही 2000 से ज्यादा गोलियां उस कुत्ते को खिला चुका है। ये सुनकर जूनियर भाई फूट फूट कर रोने लगता है, मेरी जिंदगी तो इस कुत्ते से भी बदतर है। लिविंग वर्स देन अ डॉग। एक्सप्लेन दैट। सीन आगे बढ़ता है। एक और घंटा बीत जाता है। टेबल पर अभी भी गोलियों का पहाड़ बचा है। ये फेंग किसी जिद्दी बच्चे की तरह सबको और गोलियां खाने के लिए मजबूर कर रहा है। एल्डर बाय और बाकी लोग पेट फुलाकर जमीन पर चित्त लेटे हुए हैं और कह रहे हैं, अब एक दाना भी अंदर नहीं जाएगा। ऐसे मास्टर चिढ़कर अपने हाथ क्रॉस करती है, रिफ्यूजल स्टाइल, और कहती है, तुम मुझे जबरदस्ती नहीं ठोस सकते, मैं तुम्हें भारी रकम दूंगी। ये बची हुई गोलियां मुझे बेच दो ताकि मैं इन्हें अपने पिता के सेक्ट में भेजकर नए योद्धा तैयार कर सकूं। एक्सप्लेन दैट। ये फेंग तुरंत मार्शल आर्ट्स वाले पोज में हाथ आगे बढ़ाकर मना कर देता है, मास्टर, बात पैसों की नहीं है। ये सारी चीजें मुझे सिस्टम ने फिजूल खर्ची स्क्वांडरिंग करने के लिए दी है। अगर मैंने इन्हें बेचा तो सिस्टम मेरे स्क्वांडरिंग पॉइंट्स काट देगा। मास्टर गुस्से से लाल पीली हो जाती है और टेबल पर जोर से हाथ मारती है। स्मैक। मैं तुम्हें इसकी 10 गुना कीमत दूंगी। एक गुरु अपने चेले से भीख नहीं मांगेगी। वैसे भी उसे पता है कि उसके इस अजीब से दिखने वाले चेले के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वो पैसों का चलता फिरता पहाड़ है। 5 में तभी ये फेंग एक आंख मारकर फूलों से सजी एक खूबसूरत थाली मास्टर के आगे करता है। मेरी प्यारी मास्टर, गुस्सा थूकिए, इसका स्वाद वास्तव में लाजवाब है, एक बार चखकर तो देखिए। मास्टर, एल्डर बाय और बाकी सब लोग रोते रोते सारी गोलियां खत्म कर देते हैं और मास्टर पेट पकड़कर लेटने चली जाती है। जैसे ही दावत खत्म होती है ये फेंग के दिमाग में सिस्टम की घंटियां बजने लगती हैं। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने बाई तियानहोंग और शिया तियानयू को सफलतापूर्वक फिजूल खर्ची पर रख लिया है। आपको मिलते हैं कुल 1300 बिग स्पेंडर पॉइंट्स और 9th टियर की अमर जड़ी बूटियां। ये फेंग मन ही मन नाचने लगता है कि फिजूल खर्ची करने के बदले उसे और भी खतरनाक इनाम मिल रहे हैं। कहानी के आखिरी सीन में मास्टर अपना गाल पकड़कर उदास बैठी है। वह एल्डर बाय की तरफ देखकर एक गहरी सांस लेती है और कहती है, ना तो इस चेले को कल्टीवेशन सिखाने की जरूरत है, ना ही इसे कोई रिसोर्सेज चाहिए, उल्टा मैं खुद अपने चेले के टुकड़ों पर पल रही हूँ। मुझे तो लगता है कि ये फेंग हमारे सेक्ट का चेला नहीं बल्कि साक्षात कुबेर देवता, गॉड ऑफ वेल्थ है। बस दिक्कत ये है कि हमारा ये भगवान कुछ ज्यादा ही खर्चीला है। हमारा मुख्य किरदार यही फेंग बड़े ही आराम से एल्डर शिया से
से एक ऐसा सवाल पूछता है जो वहाँ मौजूद लोगों के होश उड़ा देता है। वो पूछता है, एल्डर शिया, मैंने सुना है कि आप एक 9th टियर के पिल रिफाइनर हैं। क्या आपने कभी 9th टियर 9 लीफ रेजरेक्शन हर्ब के बारे में सुना है? ये सुनते ही वहाँ बैठी सफेद बालों वाली लड़की मास्टर का चेहरा उतर जाता है और वो सोचती है, लो भाई, ये फिर शुरू हो गया। 9 लीफ रेजरेक्शन हर्ब का नाम सुनते ही बूढ़े एल्डर शिया के भीतर का अल्केमिस्ट जाग उठता है और उनकी आंखें चमकने लगती हैं। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हैं, 9 लीफ रेजरेक्शन हर्ब? वो तो एक पौराणिक स्पिरिट हर्ब, लेजेंडरी स्पिरिट हर्ब है। उनकी आवाज इतनी तेज और जोरदार थी कि ये फेंग अपने दोनों कान बंद कर लेता है और चिल्लाकर कहता है, एल्डर शिया, जरा सामान्य रूप से बात कीजिए, मेरे कान के पर्दे फटने वाले हैं। एल्डर शिया इस जादुई जड़ी बूटी की महिमा समझाना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि इस अद्भुत पौधे की हर एक पत्ती में पुनर्जीवित करने का असर होता है। वो कहते हैं कि उन्होंने आज तक एक पत्ती वाली हर्ब भी नहीं देखी, 9 पत्तियों वाली तो बहुत दूर की बात है। ये जड़ी बूटी रिवाइवल लाइफ सेविंग पिल बनाने के लिए सबसे अहम है। अगर कोई इस पिल को खा ले तो मौत के बाद 24 घंटे के भीतर भले ही उसकी आत्मा नष्ट क्यों न हो चुकी हो, ये उसे वापस जिंदा कर सकती है। इस पेज पर कॉमिक अंदाज में दिखाया गया है कि कैसे लोग ताबूत से उठ खड़े होते हैं और मौत को चकमा दे देते हैं। एल्डर शिया नालेज से अपने हाथ मलते हुए बताते हैं कि सीधे शब्दों में कहें तो ट्रांसेंडिंग ट्रिब्यूलेशन रेल्म का हर बड़ा एक्सपर्ट इस पिल को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि कल्टीवेशन के दौरान अगर उनका शरीर नष्ट भी हो जाए तो इस पिल की बदौलत उनकी आत्मा सुरक्षित रहेगी और वे भविष्य में नया शरीर ढूंढ सकते हैं। जहां एक तरफ नरक और पाताल के देवता भी इस बूटी की वजह से अपना सिर पकड़ चुके हैं, वहीं एल्डर शिया को अचानक झटका लगता है और वो शक भरी नजरों से सोचते हैं, आखिर इस लड़के ने इसके बारे में क्यों पूछा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बच्चे के पास ये हर्ब है? दूसरा शख्स कहता है कि अगर उसके पास नहीं होती तो वो पूछता ही क्यों? तभी ये फेंग एक और बड़ा बम फोड़ता है और पूछता है, एल्डर शिया, क्या आप बैम्बू स्पिरिचुअल हर्ब, व्हाइट सोल फ्लावर और पर्पल थंडर फ्रूट के बारे में जानते हैं? एल्डर शिया कहते हैं कि हाँ, ये बहुत दुर्लभ है, पर बड़े संप्रदायों के पास थोड़े बहुत मिल जाते हैं। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? इस पर वहाँ बैठा दूसरा शख्स टेबल पर हाथ मारकर चिल्लाता है, ये लड़का कल इन्हीं तीनों कीमती जड़ी बूटियों के पानी में अपने पैर धो रहा था। ये सुनकर एल्डर शिया का खून खौल उठता है। वो ये फेंग से कहते हैं, तुम्हारे पास 9th टियर 9 लीफ रेजरेक्शन हर्ब भी है ना? भगवान के लिए इस बार इसमें अपने पैर मत धोना। लेकिन हमारा ये फेंग तो महा अमीर और जिद्दी कल्टीवेटर है। वो अपने हाथों में हरी भरी जादुई बूटियां लहराते हुए मासूमियत से कहता है, पर मेरे पास ऐसी 3 जड़ी बूटियां हैं, एक का इस्तेमाल पैर धोने के लिए कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? जब साधारण 3rd टियर हर्ब में पैर धोने में इतना मजा आया तो 9th टियर वाले को कैसे छोड़ दूं? एल्डर शिया का चेहरा गुस्से और सदमे से नीला पड़ जाता है और वो चिल्लाते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ये फेंग के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं, ये फेंग, सच बताओ, क्या तुम्हारे पास सच में 3 हर्ब्स है? अपनी कीमत बोलो, चाहे मुझे अपना सब कुछ क्यों ना दाव पर लगाना पड़े, मुझे वो तीनों जड़ी बूटियां चाहिए। जहां एल्डर शिया सोच रहे हैं कि इस जादुई बूटी से पैर धोना साक्षात खजाने का अपमान और सरासर पागलपन है, वहीं ये फेंग चुपके से टेबल के पीछे जाता है और अपनी मास्टर के सामने खड़ा हो जाता है। ये फेंग बड़ी ही विनम्रता और मुस्कान के साथ जादुई हर्ब को आगे बढ़ाता है और कहता है, मास्टर, ये 9 लीफ रेजरेक्शन हर्ब आपके प्रति मेरे आदर और सम्मान का एक छोटा सा तोहफा है। मास्टर तो हैरान परेशान होकर बस उसे देखती ही रह जाती है। मास्टर अपने मन में हिसाब लगाने लगती है, इस लड़के ने मेरे पर्सनल चेले के रूप में मुझे पहले 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दिए, फिर 4 लाख स्पिरिट स्टोन्स का गिफ्ट दिया और आज ये अनमोल हर्ब दे रहा है। भविष्य में ये मुझे और क्या क्या देगा? मास्टर होने के नाते वह कहती है, चेले, मुझे स्वीकार करो। पर उसे तुरंत झटका लगता है कि अरे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा चेला ही मुझे पाल रहा है। मास्टर का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह सोचती है कि उसे ये कीमती हर्ब नहीं लेनी चाहिए। वह पागलों की तरह अपना सिर हिलाती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि भविष्य में जब वह अपनी बड़ी कल्टीवेशन ट्रिब्यूलेशन परीक्षा से गुजरेगी तब उसे भी तो इस रिवाइवल लाइफ सेविंग पिल की जरूरत पड़ सकती है। दूसरी तरफ ये फेंग अपनी जिद पर अड़ा है। वह कहता है, कोई मुझे नहीं रोक सकता, मैं अपनी दूसरी हर्ब से पैर धोकर ही रहूंगा। रही बात इस तीसरी हर्ब की, एल्डर बाई, वो एल्डर बाई को तीसरी बूटी दिखाते हुए कहता है, अगर आप भविष्य में मेरे लिए कुछ
शारीरिक मेहनत मजदूरी करेंगे तो काफी चांस है कि ये हर्ब आपकी हो जाए। ये सुनते ही एल्डर बाई की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वे खुशी से कांपने लगते हैं। क्या इसमें मेरा भी हिस्सा है? वो तुरंत ये फेंग के कंधे पर हाथ रखते हैं और अपनी शर्ट उतारकर अपनी मस्कुलर बॉडी, सिक्स पैक एब्स दिखाने लगते हैं कि वो इस कीमती बोटी के लिए कोई भी भारी काम करने को तैयार है। ये देखकर ये फेंग भी हैरान रह जाता है। एल्डर बाई का ये रूप देखकर एल्डर शिया बीच में कूद पड़ते हैं तो बाई चिल्लाते हैं, एल्डर शिया, आपके इस बर्ताव का क्या मतलब है? ये हर्ब मेरी है, इसके बारे में सोचना भी मत। एल्डर शिया बड़े टशन में कहते हैं, कुछ नहीं, मुझे बस एक फीलिंग आ रही है कि ये रेजरेक्शन हर्ब मुझे ही मिलेगी। तुम चुपचाप अपने संप्रदाय वापस जाओ, यहाँ के मामले मैं संभाल लूंगा। इसी बीच संप्रदाय की एक और शिष्या बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रही होती है कि अगर सीनियर ब्रदर ये फेंग इस हर्ब के पानी में पैर धो रहे हैं तो क्या वो भी बस थोड़ी देर के लिए अपने पैर उस पानी में डाल सकती है? वही दूसरी तरफ एल्डर शिया पूरी तरह पलट चुके हैं। वह टेबल पर हाथ मारकर मास्टर लुओ के सामने आते हैं। एल्डर शिया पूरी तरह से पिघल चुके हैं। वह इतिहास का हवाला देते हुए कहते हैं कि जैसे प्राचीन काल में ल्यू फेंगसियन ने अपने पिता का आदर किया था, वैसे ही आज शिया तियान्यू सरेंडर कर रहा है। वह कहते हैं, मैंने अपनी आधी जिंदगी यूं ही भटकते हुए गुजार दी और मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मैं इस संप्रदाय में शामिल नहीं हुआ। अगर छोटी कजियानक्सुए को कोई आपत्ति न हो तो मैं आपके इस प्रतिष्ठित संप्रदाय स्टार स्पिरिट सेक्ट का एक मानद एल्डर, ऑनररी एल्डर बनना चाहता हूँ। मास्टर कजियानक्सुए पूरी तरह सदमे में आ जाती है। वह एल्डर शिया का बैकग्राउंड याद दिलाती है। एल्डर शिया, आप एक 9th टियर एल्केमिस्ट हैं। आपकी कल्टीवेशन ट्रांसेंडिंग ट्रिब्यूलेशन रियलम के तीसरे लेयर पर है और आपका तियान्यो ऑक्शन हाउस पूरे जुआनतियान महाद्वीप के 1/4 हिस्से को कवर करता है और आप हमारे इस छोटे से स्टार स्पिरिट संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं? एल्डर शिया मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ छोटी कजियानक्सुए, जब तुम छोटी थी तब मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया था। अगर तुम मना करोगी तो मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगा। एल्डर शिया मन ही मन सोचते हैं कि जो लड़का इतनी आसानी से 3 पौराणिक हर्ब्स दान कर सकता है और उनसे पैर धो सकता है, उसके लिए ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। उसके पास जरूर और भी बहुत सारा तगड़ा माल छुपा हुआ है। अगर मैंने अभी चांस नहीं मारा तो कभी नहीं मिलेगा। जब मास्टर पूछती है कि आपके ऑक्शन हाउस के बिजनेस का क्या होगा तो वह लापरवाही से कहते हैं, अरे छोड़ो उसे, वह बिजनेस मैं अपने निकम्मे बेटे के भरोसे छोड़ दूंगा। एल्डर शिया और बाई अब पूरी तरह आमने सामने हैं। शिया हंसते हुए बाई से कहते हैं, एल्डर बाई, मैं हमेशा से तुम्हारे चेहरे पर मेरे खिलाफ बेबसी वाले भाव देखना चाहता था। अब इस 9 लीफ रेजरेक्शन हर्ब को कौन जीतेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम दोनों में से ये फेंग के लिए कौन बेहतर परफॉर्मेंस देता है। यहाँ सेक्ट लीडर के बड़े बड़े लक्ष्य दिखाए गए हैं, जैसे अपर रियलम से बदला लेना, ट्रिब्यूलेशन पार करके अमर होना और कल्टीवेशन में डूब जाना। लेकिन अगले ही पल मास्टर बेचारी जमीन पर बैठ जाती है और खून के आंसू रोते हुए सोचती है, सब गड़बड़ हो गया। मैं तो संप्रदाय का विस्तार करना ही नहीं चाहती थी। 2 नए चेले आना तो एक बात थी, पर ये अचानक एक 9th टियर का एल्केमिस्ट हमारे यहाँ मजदूरी करने कैसे आ गया? तभी ये फेंग एक और मासूम सवाल पूछता है, वैसे क्या आप में से किसी को गोल्ड सिल्कवर्म स्टार जेम के बारे में पता है? ये सुनते ही बैकग्राउंड में भयानक आग लग जाती है और एल्डर शिया और बाई डरावने साय की तरह उसके सिर पर मंडराने लगते हैं। तुम्हारे पास गोल्ड सिल्कवर्म स्टार जेम्स भी हैं? ये फेंग डर के मारे घबरा जाता है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, बस पूछ रहा था। ये फेंग बुरी तरह डर चुका है क्योंकि वे दोनों उसे इस तरह देख रहे हैं मानो उसे कच्चा चबा जाएंगे। एल्डर शिया, बाई और मास्टर क्जियानक्सुए तीनों एक कतार में खड़े होकर शातिर मुस्कान के साथ सोचते हैं, लगता है ये गोल्ड सिल्कवर्म स्टार जेम तो उस रेजरेक्शन हर्ब से भी लाख गुना ज्यादा शानदार है। हे ये फेंग के पास पक्का ये जेम्स है और वो हमसे छुपा रहा है। बाकी लोग सोचते हैं कि ये लड़का धन का देवता कहाँ से बुला लाया है, इसके पास सब कुछ कैसे है। तभी मास्टर क्जियानक्सुए के कमर पर बंधी जादुई कम्युनिकेशन बॉल जोर जोर से कांपने लगती है। वो चौंक कर उसे देखती है और तुरंत गंभीर होकर आदेश देती है, चलो तुरंत संप्रदाय सेक्ट वापस लौटते हैं। जब बाकी लोग पूछते हैं कि क्या कुछ गड़बड़ है तो मास्टर क्जियानक्सुए चिंतित होकर बताती है, कुछ नहीं, मेरे पिताजी आए हैं। उन्होंने कहा कि कोई जरूरी बात करनी है, पर मुझे लग रहा है कि वो बस मेरे संप्रदाय का मुआयना, इंस्पेक्शन करने आए हैं। इसके बाद 5 घंटे बीत जाते हैं और रात हो जाती है। रात के अंधेरे में संप्रदाय के मुख्य भवन के सामने एक विशाल और डरावनी परछाई खड़ी है। मास्टर क्जियानक्सुए पसीना बहाते हुए आगे बढ़ती है और कहती है, पिताजी मैं वापस आ गई हूँ। सामने से बिजली भड़कती है और उसके कड़क मिजाज के पिताजी गुस्से में कहते हैं, क्जियानक्सुए तुमने वास्तव में अपने पिता को निराश किया है। इस सीन में पिताजी का रौबदार और भव्य रूप दिखाया गया है। अगले पल मास्टर लुओ डरते हुए पूछती है कि आप अचानक यहाँ कैसे
से आ गए। पिताजी चिल्लाते हैं, मैं निराश हूँ, बहुत निराश हूँ। उस दिन तुम्हारे स्टार स्पिरिट संप्रदाय का रिक्रूटमेंट चेले भर्ती करने का दिन था। कहाँ है संप्रदाय के चेले? पिताजी अपना दुखड़ा रोते हुए कहते हैं, मैंने सोचा था कि संप्रदाय चेलों से गुलजार होगा, कोई आकर मुझे चाय पूछेगा। मैं इन बक्सों में चेलों में बांटने के लिए ढेर सारा सामान लेकर आया था, पर यहाँ एक भी बंदा नहीं था। मैं यहाँ शाम से रात तक अकेले बैठा रहा, इसलिए मुझे तुम्हें मैसेज भेजना पड़ा। मास्टर ग्जियानक्सुए शर्म के मारे खांसने लगती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। वो अपने दोनों नए चेलों को आगे करती है और कहती है, पिताजी ये रहे वो 2 चेले जिन्हें मैंने स्टार स्पिरिट संप्रदाय में भर्ती किया है। मेरे दाईं तरफ ये फेंग है और दूसरा लैंग वो फेंग है। वो मन ही मन राहत की सांस लेती है कि चलो बलि के बकरे मिल गए। वो अपने पिताजी को शांत करने के लिए कहती है, पिताजी प्लीज गुस्सा मत होइए, देखिए मैंने ये फेंग को अपना पर्सनल खास चेला बनाया है। ये सुनकर लड़की के मन में एक इमोशनल फ्लैशबैक आता है कि वो पिछले जन्म में एक अनाथ थी, इसलिए इस जन्म में वो अपने माता पिता के प्यार की कद्र करना चाहती है। पिताजी चौंकते हैं, ओह पर्सनल चेला। वो सोचते हैं कि उनकी लाडली बेटी, जिसे बचपन से कल्टीवेशन के अलावा किसी चीज से कोई मतलब नहीं था, उसने किसी को अपना पर्सनल चेला बनाया है। वो कड़क आवाज में पूछते हैं, इसकी स्पिरिचुअल रूट, आध्यात्मिक योग्यता क्या है? मास्टर कहती है, इसके पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं है। पिताजी पूछते हैं, अच्छा इसका टैलेंट, प्रतिभा? मास्टर कहती है, कोई टैलेंट नहीं है, बिल्कुल शून्य। पिताजी का पारा चढ़ जाता है, तो फिर इसका कल्टीवेशन लेवल क्या है? मास्टर कहती है, इसका कल्टीवेशन लेवल। तभी पिताजी गुस्से से लाल होकर चिल्लाते हैं, ये लड़का तो बिल्कुल बेकार है, ये तुम्हारा पर्सनल चेला कैसे बन गया? मास्टर ग्जियानक्सुए धीरे से असली राज खोलती है। असल में इसने 5000 करोड़ हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देकर ये पर्सनल चेले की पोजीशन खरीदी है। ये सुनते ही ये फेंग पीछे से चमकते हुए मुस्कुराता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। ये सुनकर पिताजी का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्या इसने पैसे देकर पोजीशन खरीदी है? तुम भले ही एक नौसिखिया संप्रदाय मास्टर हो, पर तुम्हें पैसों के लिए किसी को भी अपना डायरेक्ट चेला नहीं बनाना चाहिए। पिताजी इमोशनल होकर रोने लगते हैं और दीवार पर सिर मारकर कहते हैं, बेटी मैंने तुम्हें ऐसा बनना नहीं सिखाया था, अगर तुम्हारे पास पैसों की कमी थी तो तुम मुझसे मांग सकती थी। मास्टर कहती है, पिताजी पूरी बात तो सुनिए। तभी अचानक हवा में एक सरसराहट होती है। शू एल्डर शिया और बाई दौड़ते हुए आते हैं और ये फेंग को सोफे पर बिठाते हैं। ये फेंग बेटे, तुम खड़े खड़े थक गए होगे, आओ बैठो और आराम करो। ये देखकर पिताजी के होश उड़ जाते हैं। शिया तियान्यू संप्रदाय मास्टर के सामने ये क्या बकवास है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लेकिन दोनों बूढ़े एल्डर्स तो ये फेंग की सेवा में बिछ जाते हैं। एक उसके कंधे दबा रहा है, पिंच पिंच, तो दूसरा उसके पैर सहला रहा है, पैट पैट। वे कहते हैं, बाहर का मौसम ठंडा हो रहा है, हम हमारे ये फेंग को सर्दी नहीं लगने दे सकते। लो बेटा कंबल ओढ़ लो, चाय का तापमान ठीक है ना? ये सब देखकर संप्रदाय के पुराने लोग अपनी आंखें मटकाते रह जाते हैं। पिताजी गुस्से में चिल्लाते हैं, बाई त्यानहोंग क्या तुम अभी भी हमारे स्टार पीक संप्रदाय के एल्डर हो? और शिया त्यान्यू तुम जैसा बड़ा रईस बुढ़ा मेरी बेटी के संप्रदाय में क्या कर रहा है? लेकिन कुछ मिनटों बाद जब उन्हें पूरी सच्चाई पता चलती है तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। क्या एक कुत्ते ने 20,000 से ज्यादा 9 स्ट्राइपेड प्रोफाउंड क्लेंजिंग पिल्स खा ली और इसने तुम्हें एक पौराणिक 9 लीफ रेजरेक्शन हर्ब गिफ्ट में दी है? पिताजी का गुस्सा हवा हो जाता है और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो चिल्लाकर कहते हैं, ये कोई पर्सनल चेला नहीं है, ये तो साक्षात धन का देवता गॉड ऑफ वेल्थ है। इस स्टार स्पिरिट संप्रदाय को छोड़ो, हमारा पूरा स्टार पीक संप्रदाय भी इसे अपने पूर्वज की तरह पूजेगा। इसके बाद बाकी लोग आपस में कानाफूसी करते हैं कि ये फेंग पक्का किसी बहुत ही रहस्यमयी और बड़े घराने से है। पिताजी तुरंत गंभीर हो जाते हैं और बाकी लोगों से कहते हैं, मुझे ग्जियानक्सुए से कुछ पारिवारिक बातें करनी है, तुम सब अब बाहर जा सकते हो। सब कहते हैं, जो आज्ञा। आगे दिखाया गया है कि पिताजी संतुष्ट हैं कि उनकी बेटी का संप्रदाय अब सुरक्षित हाथों में है। अब कहानी शिफ्ट होती है चेलों के रहने वाले हिस्से त्या कोर्टयार्ड एरिया में। लैंग वू फेंग एक बड़ा सा लकड़ी का तसला बेसिन लेकर आता है जिसमें पैर धोने का गर्म पानी है। सीनियर ब्रदर, मैं आपके लिए पैर धोने का पानी लाया हूँ, टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। ये फेंग आराम से बैठ जाता है और पूछता है, क्या तुम भी अपने पैर धोगे? वो फेंग आदर से कहता है, सीनियर ब्रदर आपके बाद मैं धो लूंगा। ये फेंग मुस्कुराता है, अरे छोड़ो यार, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सीनियर ब्रदर इतना कंजूस है? जाओ एक और तसला लेकर आओ, हम दोनों इस 9th टियर रेसरेक्शन हर्ब को आपस में शेयर करेंगे। हम दोनों
दोनों आधा आधा हिस्सा पानी में डालेंगे। ये सुनकर लैंग वुफेंग की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो हाथ जोड़कर रोने लगता है। थैंक यू सीनियर ब्रदर। ये सुनकर लैंग वुफेंग की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो हाथ जोड़कर रोने लगता है। ये हमारे एल्डर शिया और बाई हैं जो छत की खपरेल हटाकर नीचे झांक रहे हैं। नीचे का नजारा देखकर एल्डर शिया का रो रो कर बुरा हाल है। वो रोते हुए बुदबुदाते हैं, ये फेंग सच में कोई मामूली चीज नहीं है। वो सचमुच दुनिया की सबसे कीमती 9 लीफ रेसरेक्शन हर्ब के पानी में अपने पैर धो रहा है। ये देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। और इसी मजेदार और फनी नोट के साथ ये शानदार अध्याय समाप्त होता है।